आज का जो हमारा हम्म। लेक्चर है वो पैराडाइज लॉस्ट पे है। और पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, मैंने एक लेक्चर इस पे मतलब क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो सेकंड लेक्चर है पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने पैराडाइज लॉस्ट पे एक तो आपको 26 जो लाइन है स्टार्टिंग की, वो पोयम लाइन टू लाइन कराई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टार्टिंग की, जिसमें म्यूज से इन्वोकेशन करता है मिल्टन, उसका आह्वान करता है और उससे कहता है कि हे म्यूज, तू मुझे प्रेरणा दे, मैं एक बड़ा एडवेंचर सॉन्ग लिखने जा रहा हूँ जो आज तक प्रोज में और पोइट्री में किसी ने भी नहीं लिखा होगा, और ये हेलिकन माउंटेन से भी ऊपर जाएगा। तो मतलब इस तरीके से तारीफ कर रहा है अपने वर्क की पैराडाइज लॉस्ट की। और उसमें उसकी थीम भी बताता है कि मैं किस चीज के बारे में लिखना चाह रहा हूँ, और मैं जस्टिफाई करूंगा द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब भगवान के जो तौर तरीके इंसान के लिए, उनमें मैं जस्टिफाई करूंगा बाय द हेल्प ऑफ माई दिस वर्क। तो वो पोयम मैंने कराई थी 26 लाइंस की। सबसे पहले मैंने वो कराई थी पैराडाइज लॉस्ट की। उसके बाद मैंने पैराडाइज लॉस्ट पे आपका उसके मतलब समरी कराई। तो पैराडाइज लॉस्ट की समरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने उसकी आउटलाइन स्टोरी बताई, इसलिए बताई थोड़ा टफ हो जाते हैं, कैरेक्टर भी बहुत सारे हैं, तो ज्यादा बारीकी में ना जाते हुए एक बस एक आउटलाइन स्टोरी बताने की कोशिश करें, जिससे आप सभी के माइंड में वो फिट हो जाए कि हाँ, इस कहानी में ये है पैराडाइज किस तरीके से लॉस्ट हुआ। एडम ईव के बारे में बताया, किस तरीके से दो पार्टी है, एक तरफ फॉलन एंजल है, मतलब जो सैटन के फॉलोवर्स हो गए, रेबल्स है, विद्रोही है, गॉड के रेबल्स, और एक तरफ गॉड एंड गॉड की पार्टी है। तो मतलब दो दो पार्टीज बन गई, दो ग्रुप बन गए, एक गॉड की तरफ और एक सैटन की तरफ, और सैटन ने गॉड से विद्रोह कर दिया। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर एक थर्ड पार्ट इसमें और दिया गया है, जो ईडन गार्डन बनाया था, एक न्यू क्रिएशन है, न्यू वर्ल्ड बनाया है गॉड ने, बहुत ही सुंदर, और उसमें एडम को रखा है। तो एक उसकी जब बात एडम और ईव से जुड़ी हुई जब वहां पे बात करते हैं, तो दूसरा एडम और ईव को किस तरीके से मतलब रखा गया ईडन गार्डन में, फिर उसकी बात आती है। तो वो ईडन गार्डन में एडम का, ईव का, वो सब बातें किस तरीके से गॉड ने उन्हें क्रिएट करा, और सैटर्न प्रयास करता है कि उस क्रिएशन को करप्ट करने की, और अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता है। तो जो उसने चाहा था वो सक्सेस भी होता है, वो उन्हें करप्ट कर देता है। वो जो नॉलेज वाला जो वृक्ष था, जो एप्पल का था, जिसे फॉरबिडन किया गया था बाय गॉड, गॉड सेड दैट गॉड सेड टू एडम एंड ईव दैट यू विल नॉट टेस्ट इट, आप इसे टेस्ट नहीं करोगे, तो करोगे, बिकॉज इट इज अ फॉरबिडन ट्री, और ये एक फ्रूट है जो नॉलेज का फ्रूट है एप्पल का, तो आप इसे टेस्ट नहीं करोगे। ये वाली बात बताई थी गॉड ने। और लेकिन वो सैटन के बहकाए में आ गए और ये काम कर दिया। तो मैंने वो सब कहानी आपको बताई थी। और अब हम उसी स्टोरी को बिल्कुल लाइन टू लाइन चलेंगे, मतलब कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं। हर क्वेश्चन आपके, मैंने अब तक 40 क्वेश्चन के करीब आपको करा दिए, उसके लगभग 300 के करीब क्वेश्चन है। तो 300 क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। तो सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएंगे, एक एक बार आमने सामने आ जाते हैं तो याद रह जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस उसके आगे चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट के सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस वाला, तो सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 है। 40 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो मैंने 3 वीडियो बनाई है पैराडाइज लॉस्ट पे अभी तक। फर्स्ट वन वो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मतलब उसकी पोएम पढ़ाई थी, 26 लाइन से स्टार्टिंग की पढ़ाई थी। सेकंड मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने समरी बताई थी। और थर्ड वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपके ये 40 क्वेश्चंस कराए थे। अब 41 से स्टार्ट करूंगा मैं इस वाली वीडियो में जो आज कराने जा रहा हूं। तो आपको ध्यान से बड़े समझाते हुए करूंगा कि जो बच्चे जिन्होंने स्टोरी नहीं भी सुनी होगी ढंग से, तो वो सारी बातें अब आ जाएगी, सब एक एक करके सारी चीजें आ जाएंगी। जो स्टोरी में छोटी बड़ी बातें रह भी गई होंगी, वो भी सब क्वेश्चंस के अंदर सब आ जाएंगी। तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन को समझाता हुआ चलूंगा, उसके इर्द गिर्द की बातें बताता हुआ चलूंगा आपको, कहानी पे बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम। मेरा मतलब ये नहीं रहेगा कि बस एक बार जिक्र करा और बात खत्म कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल लेके चलूंगा। बात कर रहे हैं गैलीलो की। देखो, गैलीलो एक कंटेम्पररी पर्सन है जी। ये जॉन मिल्टन खुद इससे अपनी लाइफ में मिला था। जब वो वर्ल्ड टूर पे गया था जॉन मिल्टन, तो तब इससे मिलता है, इटली और फ्रांस वाला टूर था, तो गैलीलो से मिलता है। गैलीलो दूरबीन के लिए विख्यात है, एक एस्ट्रोनोमर, मतलब जो बात करता है, खगोल शास्त्री है। तो गैलीलो इज द ओनली कंटेम्पररी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जितने भी आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, सब बाइबल से लिए हुए हैं, मिथोलॉजी पे है, पुराने कैरेक्टर है। मिल्टन के टाइम के तो कोई है ही नहीं ना, मिल्टन तो पुरानी बात कर रहा है, वो तो बाइबल से उसने स्टोरी ली। एडम और ईव कब की बात है, बहुत, वो तो पहले है, पहले पूर्वज है हमारे जो एडम है,
वो फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद ईव आई, किस तरीके से मतलब वहां की बातें चल रही है, एडम और ईव की, सैटर्न की, गॉड की। तो वे कैरेक्टर तो कहीं भी नहीं है। जब मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था, ये 1667 में पब्लिश कराया था, तो उस समय तो कहीं पर भी इसका जिक्र ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब बात जब ये आती है तो इसका कुछ भी मतलब जिक्र नहीं होता है। और जो मेन जो चीजें चलती है ना, तो इसका कहीं जिक्र नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, इसका कोई इन ऐसे कैरेक्टर है जिनका कोई जिक्र नहीं है, होती है, वो ये होती है कि एक गैलीलो ऐसा कैरेक्टर आता है जो वाकई मतलब ऐसा है, मिल्टन का कंटेम्पररी है, मतलब मिल्टन के टाइम का है कैरेक्टर यहाँ पर आता है। और इसका जिक्र जो मिल्टन करता है वो अपने एट्थ जो बुक है ना वहां करता है। उसमें वो कुछ साइंस के बारे में बात कर रहा है। और जब एट्थ बुक की बात आएगी, एस्ट्रोनॉमर की बात करता है, एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल शास्त्र की। तो जब वहां पर इस तरीके का जिक्र करता है तो गैलीलो का जिक्र करता है। तो क्वेश्चन आपको घूम करके ये आ सकता है कि बताइए वो कौन सा कैरेक्टर है जो कंटेम्पररी है। कंटेम्पररी का मतलब होता है मिल्टन के साथ का। तो मिल्टन के साथ का कैरेक्टर पैराडाइज लोस्ट में कैसे आ जाएगा, ये सोचने की बात है। और मिल्टन ने करा भी गलत है भाई। एक बात होता है, कहानी तो चल रही है पुरानी। जैसे सपोज करो हम रामचरितमानस लिख रहे हो, राम लक्ष्मण हनुमान इनका जिक्र कर रहे हो, और हम अपने कंटेम्पररी नरेंद्र मोदी का भी वहां पे जिक्र कर दो, तो गलत है ना वो तो उसने मिल्टन ने एक अपनी बात को समझाने के लिए गैलीलो का जिक्र उसमें करा था। तो गैलीलो का है पैराडाइज लोस्ट में, वो करा है उसने। उसका जो चैप्टर था, बुक थी, वहां पर इसके बारे में जिक्र करा था। तो गैलीलो इज द ओनली कंटेम्पररी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट में इसका जिक्र हुआ है। ओलिवर क्रोमवेल ने इंस्पायर करा मिल्टन को टू पोर्ट्रे द रेबल्स इन पैराडाइज लॉस्ट। जो ओलिवर क्रोमवेल है, ओलिवर क्रोमवेल को आप जानते हो, मैं इसके बारे में फिर दोबारा से आपके सामने जिक्र कर दूं। उस समय मिल्टन चार्ल्स फर्स्ट जो था, शासन था चार्ल्स फर्स्ट का। आप एक बात ध्यान रखो, जब उसने लिखना स्टार्ट करा था वो 1658 का टाइम है। 1658 में, उससे पहले चार्ल्स फर्स्ट था। उस समय तक चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया था ओलिवर क्रोमवेल ने। तो अब ओलिवर क्रोमवेल इंटररेग्नम पीरियड चल रहा था और 1660 तक रहा था। उसके बाद चार्ल्स सेकंड आ गया था 60 में। तो यहां पर ओलिवर क्रोमवेल जब मिल्टन वर्क लिखना स्टार्ट करता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से एक आइडिया आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि भाई ओलिवर क्रोमवेल ने इसके बारे में अगर बात करी है तो वो पहले ही मिल्टन जब लिखना चाह रहा था, तब इसने, ओलिवर क्रोमवेल ने मिल्टन से ये, मिल्टन को प्रेरित करा कि भाई रेबल्स के बारे में जरूर लिखना पैराडाइज लोस्ट में। रेबल होते हैं विद्रोह करने वाले। और विद्रोह कौन कर रहा था, यहां पर अगर हम देखें, देखो पैराडाइज लोस्ट में तो विद्रोह करा था सैटर्न ने। सैटर्न ने तो विद्रोह करा था, सैटर्न और उसके फॉलोवर्स ने। लेकिन यहां पर विद्रोह रेबल्स होते हैं जो विद्रोह करने वाले। और इस समय भी जब ये चल रहा था, मिल्टन वाला टाइम था, तो वहां पर मिल्टन का जो विद्रोह देखने को मिला था, वो ओलिवर क्रोमवेल जो था उसका, हम अगर बात करें कि वो था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके बीच में विद्रोह था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये प्योरिटन था मिल्टन, वो एक अलग बात है कि इसके पिता जो थे वो कैथोलिक थे मतलब। लेकिन बाद में ये कैथोलिक से नफरत करने लगे। मतलब दो तरह का धर्म देखने को मिला है क्रिश्चियनिटी में। जब हम मेजर मूवमेंट्स आपको कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैथोलिक थे फिर प्रोटेस्टेंट हुए। तो मिल्टन प्रोटेस्टेंट था और प्योरिटन था, दोनों बातें अलग अलग है। प्योरिटन कोई भी हो सकता है, वो कैथोलिक वाला भी हो सकता है और प्रोटेस्टेंट वाला भी हो सकता है। बस दोनों के भगवान को मानने का तरीका अलग अलग है। जो प्रोटेस्टेंट है उनका तरीका क्या है कि वो गॉड को मतलब वो पोप को नहीं मानते, पोप के जो बातें हैं उन्हें नहीं मानते। उनके अनुसार ये है कि जीसस क्राइस्ट जो है, जो इस ईसा मसीह है, हम तो उन्हें मानेंगे। तो हम इन ये बीच के जो पोप, और जो इटली में ये पोप चर्च जो है, ये कैथोलिक चर्च, उस कैथोलिक वाले अंधे होकर के पोप को मानते हैं। उन्हें जीसस क्राइस्ट से उनसे कोई मतलब नहीं होता। वे जो पोप कह दे, जो पोप का एक फतवा जारी हो जाए, वो उसे ही मानेंगे। ये इस चीज को मना करते हैं। भाई पोप कौन होता है, हम तो, हमारा जो गॉड है वो जीसस क्राइस्ट है, तो हम तो नहीं मानेंगे। तो ओलिवर क्रोमवेल ने मिल्टन को इंस्पायर करे था कि तुम पैराडाइज लोस्ट जब लिखो तो रेबल्स की बात करना, विद्रोह की बात करना, विद्रोहियों की बात करना, जैसा कि जिंदगी में भी चल रहा था। तो उसने ऐसा ही करा, क्योंकि यहां पर भी जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे, इनमें भी राइवलरी थी आपस में। तो मैन, वुमेन, गॉड और सैटन, एंजल्स, ये सब कैरेक्टर्स पैराडाइज लोस्ट में है। पैराडाइज लोस्ट बुक में इन सब के बारे में जिक्र है। तो मैन और वुमेन तो एडम और ईव आपने देखे हैं।
गॉड है इसमें, सैटर्न भी है, एंजल बाद में डेविल बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। तो वो शुरू में तो सब एंजल ही है। तो एंजल का ये सब कैरेक्टर्स पैराडाइज लोस्ट में, इनके सबके नाम वाम मैं आपको बता चुका हूँ कहानी में। अब वो धीरे धीरे सब आएंगे भी इस स्टोरी में। देखो, राफेल, माइकल, गैब्रियल और एबिडल, ये सारे बड़े एंजल्स हैं गॉड के पैराडाइज लॉस्ट में। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने कुछ कलेक्टेड नाम, जो इंपोर्टेंट नाम है, जिन्होंने कुछ करा है, जिनका कुछ यहाँ पर स्पीचेज है, डायलॉग्स है, कुछ एक्शन है पैराडाइज लॉस्ट में, उनका जिक्र करा है। अदरवाइज अगर हम देखें, दोनों ग्रुप में बहुत सारे और भी मेंबर्स है, अदर मेंबर्स भी है, लेकिन हम बात करते हैं जो उच्च है, बहुत ज्यादा जिनका जिक्र है इसमें, जिन्होंने, जिनका कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलती है वर्क में। वैसे तो सेना में बहुत सारे हैं। अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के साथ चार पांच के नाम तो आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हजारों और भी है जो उसके साथ उसके फॉलोवर है, ऐसे गॉड वाले उसमें भी हजारों लाखों और भी एंजल्स है, छोटे छोटे। लेकिन जो बड़े बड़े की बात करें उसमें राफेल का नाम आता है। जब राफेल का नाम आएगा तो आप इसे समझ लो, ये राफेल बहुत पोलाइट पर्सन है, गॉड का बहुत हितैषी है, और भगवान इसका जो गॉड है इसे ऐसी जगह इसका यूज करता है जहां पर पोलाइटली वे में अपनी बात रखनी हो, कहीं पर किसी को समझाने के लिए भेजना हो, तब इसे भेजा जाता है। राफेल को तब भेजा जाता है जिस समय गॉड को यह अंदाजा लग जाता है कि सैटन मेरी इस क्रिएशन को, जो एडम और ईव मैंने बनाया है, जो मैंने ईडन गार्डन बनाया है, इसे करप्ट करना चाह रहा है। उस समय गॉड जो ऑर्डर करता है वो राफेल को करता है, बिकॉज गॉड नोज वेरी वेल द राफेल इज ए सुटेबल पर्सन फॉर दिस मैसेज, बिकॉज इफ ही विल गो देयर ही विल सजेस्ट इजीली एंड पोलाइटली वे, तो वो तरीके से समझाएगा। होता भी ऐसा ही है। राफेल मीट्स एडम एंड ईव एंड ही इन्फॉर्म्स देम दैट यू शुड नॉट टेस्ट द फ्रूट ऑफ एप्पल, जो नॉलेज वाला फ्रूट है उसे आपको टेस्ट नहीं करना है। और ही आल्सो इन्फॉर्म देम अबाउट सैटर्न आल्सो, बिकॉज ही सेज दैट सैटर्न इज लाइक ए आर्क एंजल हुआ करता था कभी, बट गॉड थ्रू हिम उसे फेंक दिया है, एंड ही हैज फॉलन फ्रॉम द हेवन, नाउ ही इज इन हेल, ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑफ गॉड, वो भगवान से बदला लेना चाहता है। और उससे बदला लेने के लिए वो तुम्हारे पास आ सकता है, तुम्हें बहकाने लगे तो तुम्हें उसके बातों में नहीं आना है। तो देर वाज ए वॉर बिटवीन गॉड एंड सैटर्न, के बीच में वॉर के बारे में बताता है। इट दिस वॉर वाज फॉर 3 days एंड सैटर्न वाज डिफीटेड इन दिस वॉर। ऐसे ये सब राफेल आकर के एडम को तब बताता है जब एक बार सैटर्न वहां आ जाता है, और वो फिर भाग जाता है क्योंकि गैब्रियल आ गया था। तो वो 6-7 दिन बाद फिर आता है। तो इससे वो दोबारा आए तो गॉड को ये पता लग जाता है, तो तब गॉड उन्हें एक वॉर्न करने के लिए राफेल को भेजता है। तो राफेल एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा मैसेंजर है कि जो पोलाइटली वे में बात कर सकता है जाकर के, तो इसलिए उसे भेजा जाता है। राफेल वहां पर जाता है, ठीक है। तो राफेल का ये काम है। तो ये गॉड का बहुत ज्यादा वफादार इंसान है राफेल। माइकल गॉड का ये भी एक वफादार है, और बहुत उसका जनरल आर्मी में, मतलब जैसे आर्मी होती है ना, तो उसमें सबसे आगे चलने वाला माइकल है। माइकल बहुत लड़ाकू है। उसे लड़ाई में, उसे सबसे, जब सैटर्न को डिफीट करा था, गॉड नहीं लड़े थे वहां पर, माइकल उस जनरल है, वो सेना में सबसे आगे लड़ रहा था। तो सैटर्न को हराने वाला जो था वो माइकल था। पावर गॉड की लगी हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन माइकल का जब जिक्र होता है तो लड़ाई में होगा। और सारे ही गॉड के बिल्कुल ये बहुत ज्यादा फेवरेबल पर्सन है, राफेल, माइकल, गैब्रियल। गैब्रियल का जो वर्क है वो एक वॉचमैन की तरह कह दो, या उसे जो एक पहरेदार होते हैं। तो हेवन से लेकर के ईडन गार्डन तक की जो सीढ़ियां हैं, उस पे आने जाने वालों को ध्यान रखने का काम गैब्रियल का है। और एबिडल का नाम मैंने आपको बताया था, ये वो पर्सन है, इसे हम गॉड के ग्रुप में रख लो चाहे सैटर्न के में रख लो। ये स्टार्टिंग में सैटर्न के पक्ष में आ जाता है, बाद में भाग करके फिर गॉड की तरफ चला जाता है। तो दल बदलू है एबिडल। आर द एंजल्स ऑफ गॉड इन पैराडाइज लॉस्ट, ये सब एंजल है। पहले तो एंजल सैटर्न भी था, उसका नाम लूसीफर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने विद्रोह कर दिया तो वो तुरंत ही उसे फेंक दिया गया नीचे, और वो बन जाता है सैटर्न। उसका नाम चेंज हो जाता है, नाउ ही इज सैटर्न। And in starting, if we are talking about in starting time, that Saturn, the name of Saturn was Lucifer, and he was a archangel, सबसे बड़ा एंजल तो वही था।
पावरफुल था, अपनी पावर की वजह से ही गॉड से रिवोल्ट कर देता है और उसके सर्व करना नहीं चाहता। ही थिंक्स दैट आई आई हैव सच टाइप ऑफ द पावर एज गॉड हैज। उस वो तो गॉड के इक्वल सोचता है अपनी पावर को, उससे बराबरी करना चाहता है और युद्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्वलिटी चाह रहा था जो सैटर्न था, तो वो लूसीफर का नाम था तब उसका, तो लड़ाई कर जाता है। तो पैराडाइज लोस्ट में ये ग्रुप देखने को मिल रहा है जो आपके सामने है, ये गॉड की पार्टी है, ये गॉड के बड़े एंजिल है, मतलब जिनके जिनके ऊपर गॉड वर्क करता है। तो ये वे नाम है बड़े बड़े जिनका नाम आता है इसमें। एब्डियल तो खैर कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, तीन नाम बड़े हैं, राफेल, माइकल और गैब्रियल। और एक गॉड का बेटा भी है, द सन ऑफ गॉड। वैसे उसका, उन्हें हम जीसस क्राइस्ट ही बोलते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जन्म लिया जीसस के नाम से। फिलहाल वो सन ऑफ गॉड के नाम से यहाँ पर उनका जिक्र है। अब ये दूसरी जो पार्टी आपके सामने, ये सैटर्न की है। दे आर द फॉलोवर्स ऑफ सैटर्न, ये सैटर्न के फॉलोवर है। इसमें बड़ा नाम बेल्जिबब का है, दूसरा मोलाच है, फिर बिलाल है, मेमन है, और ऐसे ये कुछ नाम है यहाँ पर। आर द फॉलन एंजल बोलते हैं इन्हें, फॉलन एंजल जो गिर गए। फॉलन माने जो स्वर्ग से फॉल हो गए, फॉल उसे फॉलन बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लगा करके फॉलन एंजल है ये। तो एंजल देवदूत हो गए, तो अब तो ये एंजल रहे नहीं है, अब तो ये सैटर्न के फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो फॉलन एंजल्स जो गिर चुके नीचे पड़े हुए हैं, तो ये चार नाम बड़े बड़े हैं। बेल्जिबब तो बिल्कुल सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है मतलब, और सेकंड इन कमांड बोलते हैं। मतलब अगर मिल्टन ना रहे, सॉरी मिल्टन कह रहा हूँ, सैटर्न ना रहे, तो सैटर्न के बाद जो वर्क करने वाला है वो बेल्जिबब है। तो फॉलन एंजल है एंड द फॉलोवर्स है सैटर्न के। पैराडाइज लोस्ट बुक में ये सारे के सारे फॉलोवर्स है सैटर्न के, ये सब सैटर्न को सपोर्ट करते हैं, और सैटर्न इनके दम पे ही गॉड से भिड़ जाता है। तो ये बड़ी पावर रखते हैं, और बेल्जिबब का तो खैर बहुत बड़ा नाम है इसमें। बेल्जिबब वाज द लेफ्टिनेंट कह दो इसे सैटर्न का। जिस तरीके से माइकल भी लेफ्टिनेंट बना हुआ है गॉड का, ऐसे ही बेल्जिबब है, ये लेफ्टिनेंट है सैटर्न का। पैराडाइज लोस्ट में लेफ्टिनेंट मतलब जैसे जनरल वाली पोस्ट हो जाती है, बड़ी पोस्ट, लड़ाई में सबसे आगे, सेनापति जिसे आप बोल सकते हो, तो ये है बेल्जिबब। तो बेल्जिबब का बड़ा रोल, ये भी लड़ा था और सब हार गए थे। सैटर्न का जो रिवोल्ट है ना गॉड के खिलाफ, उसने जो विद्रोह करा, ये रिफ्लेक्ट करता है मिल्टन से डिसलाइकिंग फॉर द रोमन कैथोलिक चर्च। जिस तरीके से सैटर्न ने गॉड से रिवोल्ट करा, ऐसा लगता है जैसे मिल्टन का रिवोल्ट है कैथोलिक चर्च से। तो कैथोलिक भी धार्मिक इंसान ही है जैसे गॉड है, वो गॉड से लड़ रहा था। जिस तरीके से अपनी जिंदगी में मिल्टन कैथोलिक चर्च से लड़ रहा था, वहां के सेंट से लड़ रहा था, वहां के प्रिसेप्शन जो उनके विचारधारा थी उससे लड़ाई थी, उससे रिवोल्ट था मिल्टन का। और ये कहा भी था इसने, ओलिवर क्रोमवेल ने, कि आप, वो भी एक प्यूरिटन था ओलिवर क्रोमवेल, उसने कहा था कि मिल्टन से इंस्पायर करा था मिल्टन को कि तुम्हें रिवोल्ट दिखाना है, रेबल्स दिखाने हैं। और वो यही था कि मिल्टन ने एक रिवोल्ट करा गॉड से, सैटर्न ने करा, और सैटर्न में मिल्टन छिपा हुआ है, गॉड में कैथोलिक चर्च है। तो जैसे सैटर्न को गॉड वाला तरीका पसंद नहीं था, ऐसे ही मिल्टन को कैथोलिक चर्च पसंद नहीं थे। तो वो कैथोलिक चर्च से जो मिल्टन ने करा, तो रोमन कैथोलिक चर्च एंड फेवर ऑफ प्रोटेस्टेंट। तो सैटर्न का जो रिवोल्ट है ना गॉड में, वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है मिल्टन की नापसंद में, मिल्टन की घृणा किसके लिए, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति, एंड फेवर किसके प्रति था मिल्टन का, प्रोटेस्टेंट के प्रति। अब ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मैं बार बार इनका जिक्र होता है, जिन बच्चों को पहले मैं कभी बता चुका हूं या प्रीवियस ईयर कभी आपने पढ़ा होगा, उन्हें खूब पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। ये टू आउटलुक्स है अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन में टू सेक्ट्स है, ये दो धर्म है, मतलब धर्म तो एक ही है क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, लेकिन उसके उसे फॉलो करने के दो तरीके हैं। वही जैसे शिया और सुन्नी आपके मुस्लिम में हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर भी। तो ये भी एक तरीका है, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा देखने को मिलती है। और मिल्टन जो पक्षधारी है वो प्रोटेस्टेंट वालों के है, वो कैथोलिक वालों को पसंद नहीं करता। स्टार्टिंग में सब कैथोलिक थे, बाद में प्रोटेस्टेंट आए, और आज अगर हम देखें तो प्रोटेस्टेंट बहुत ज्यादा, कैथोलिक नहीं रहे। तो ये इस तरीके से हो जाता है। सैटर्न का रिवोल्ट गॉड के प्रति बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मिल्टन का रिवोल्ट कैथोलिक चर्च के प्रति है। ये बात बड़ी बात है, आपको ध्यान रखनी है
क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो अलग होते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं जो हमारी समझ पे डिपेंड करते हैं। मिल्टन आखिरकार इस पैराडाइज लॉस्ट को लिख रहा था, तो उसका ऑटोबायोग्राफिकल टच कैसे है। सैटर्न में जो हम कहते हैं कि मिल्टन ने अपने आप को डाला है, वो किस तरीके से डाला है, तो उसमें ये भी एक बात होती है कि सैटर्न भी, और एक ये भी होता है कि झुकना नहीं चाहता था सैटर्न जो था, उससे भी तरीके से मिल्टन भी कभी नहीं झुका, और हमेशा अपने सफरिंग जो टेंशन, उसमें भी उसकी लड़ाई बरकरार रहती है। तो सैटर्न का रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स डिसलाइकिंग देखने को मिलता है। माइकल एंड गैब्रियल आर द टू आर्क एंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी। देखो, माइकल और गैब्रियल ये दो व्यक्ति है ऐसे, मैंने आपको बताया था कि बड़ा नाम माइकल का था, लड़ाई झगड़े में अगर किसी की बात सेनापति टाइप में आएगी तो माइकल हो, गैब्रियल भी है। ये दोनों आर्क एंजल्स होते हैं। आर्क वर्ड का मतलब होता है मेहराब, होता है आर्क बड़ा, तो एक चौड़ा सा दरवाजा होता है, उसे आर्क कहते हैं। तो आर्क माने बड़े की सेंस में है, विशाल। तो आर्क एंजल्स ये बड़े एंजल है जो सर्व करते हैं एज ए जर्नल वाला। जैसे अगर उधर बेल्जिबब का नाम देखे तो इधर इनके नाम आते हैं माइकल और गैब्रियल के, जो सर्व करते हैं जनरल्स ऑफ गॉड की आर्मी के जनरल है ये। एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। एडम पहला ह्यूमन है जो गॉड ने क्रिएट करा है, मतलब पहला इंसान। अगर आपसे पूछे कि कौन था पहला इंसान, एडम और ईव में से दोनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़ जाए, और सैटर्न का भी नाम दे रखा हो वहां पर, और जीसस क्राइस्ट का दे रखा हो, तो वहां पे आपको, आप सोचने लग जाओ कि भाई फर्स्ट ह्यूमन कौन था वो आज क्रिएटेड बाय गॉड, तो आपको ईव पे नहीं लगाना है, एडम पे लगाना है। ईव का तो जन्म एडम के रिक्वेस्ट पे हुआ था, तो ईव को नहीं लगाना है आपको, एडम की बात करनी है, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट में अगर हम देखें तो ये एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन है क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड ने जो क्रिएट करा, ये फर्स्ट ह्यूमन जो है वो यही है, इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ह्यूमन अगर हम बात करें तो वो एडम है। क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आ जाता है, फर्स्ट एडम बना था। एडम ने जब जिद करी, एडम ने कहा भाई गॉड से कि आपने सभी के जोड़े बनाए हैं, मतलब पक्षी के जितने भी एनिमल्स हैं जो ईडन गार्डन में रह रहे थे, तो जब एडम ने ये बात रखी गॉड से कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं लोनलीनेस महसूस कर रहा हूँ, और आप मेरा भी मन लगा रहेगा, तो एक जोड़ा मेरा भी होना चाहिए। तो इसकी रिक्वेस्ट पे गॉड ने एडम की रिब्स, जो पसलियां होती है, वहां से ईव को उत्पन्न करा था। तो एडम और ईव, फिर ईव हुई, तो एडम और ईव दोनों आए, तो इसका मतलब फर्स्ट कौन आया, एडम आया। तो एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। एडम फील करता था वो बोरिंग महसूस कर रहा था इन हिज आइसोलेशन, अकेलेपन में। सो गॉड क्रिएटेड ईव थ्रो द रिब्स ऑफ एडम। ये भी ध्यान रखना है कि ईव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो रिब्स पसलियों को बोलते हैं। तो एडम की रिब्स से गॉड ने ईव क्रिएट करी। ईव वाज फर्स्ट टू टेस्ट। अब आपसे पूछे कि सबसे पहले उस एप्पल को किसने खाया, तो हमारा माइंड में एकदम एडम आता है, लेकिन पहले ईव ने खाया। ईव को फुसलाया था सैटर्न ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैटर्न का मानना यह था कि मेल के जगह फीमेल को परस्यूड करना, उसे कन्विंस करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन ऑफ मैन, बिकॉज मैन इज मोर पावरफुल एंड मैन हैज मोर नॉलेज इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर इसी वजह से, और वो थोड़ा सा उसकी बातों में आ गई। उसने बताया भी कि मैं इस तरीके से जो बोल पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं उड़ता हूँ, मैं रूप चेंज कर लेता हूँ। ये सारी चीजें इसलिए हो पाती है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेस्ट द फ्रूट ऑफ नॉलेज। आप भी टेस्ट करोगी तो आप काफी सुंदर हो जाओगी। बहुत सारी उसे इस तरीके की बातें बताई। तो ईव अपने आप को रोक नहीं पाई, उसने उस फल को खा लिया। और जब वो एडम को इस बात को बताती है तो एडम माथे पे हाथ ही मारता है, वो कहता है कि वो ही हो गया जिसका डर था। अब एडम भी फिर उस फ्रूट को खा लेता है, ये सोच करके कि जो सजा इसे मिलेगी वो मुझे भी मिलेगी, अगर इसे बाहर निकाला गया यहाँ से तो दोनों साथ ही निकल जाएंगे। तो इस तरीके से फिर एडम भी उस फ्रूट को खा लेता है। तो दोनों, एडम एंड ईव, दोनों के दोनों उस फ्रूट को, एप्पल को टेस्ट कर लेते हैं। ईव पहली थी जिसने टेस्ट करा फ्रूट ऑफ नॉलेज, अगर ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन। राफेल को माना जाता है द फ्रेंडलीएस्ट। मैंने आपको बताया था वो एक दोस्त वाला, दोस्ती निभाने वाला, और सोशिएबल होता है, सामाजिक स्तर वाला। ऐसा है जितने भी गॉड के एंजल्स है उसमें सबसे ज्यादा एक सामाजिक व्यक्ति, एक बहुत ज्यादा भोला, दोस्ती निभाने वाला,
फ्रेंडली नेचर रखने वाला, ज्यादा टफ वर्ड यूज ना करने वाला, सभी को अच्छा लगने वाला, ऐसा कौन व्यक्ति है? राफेल है। तो मैंने आपको बार बार ये बात आ चुकी है, तो राफेल और माइकल का कैरेक्टर अपने माइंड में रख लेना। माइकल को जब भेजा जाता है, जब कोई काम ऐसा कराना हो लड़ाई झगड़े वाला, जाओ इन्हें ईडन गार्डन से बाहर फेंक के आओ, तो तब माइकल आएगा। लेकिन जब ये कहा जाएगा अरे इन्हें जाके समझा दो एडम और ईव को कि ये उसकी बातों में ना आए, तब राफेल को भेजा जाएगा। ठीक। द फ्रूट ऑफ नॉलेज वाज एप्पल। आपसे कोई पूछ ले कि भाई एप्पल मतलब ये जो फ्रूट था नॉलेज वाला, उसका नाम क्या है उस फ्रूट का, तो वो एप्पल है। एडम एंड ईव जो है, इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है फोर्थ बुक में, इस इपिक के। एडम को हम इसीलिए हीरो के उसमें नहीं रखते क्योंकि वो तो फोर्थ बुक में तो उसका इंट्रोडक्शन है, वो स्टार्टिंग होती है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बुक है ना, ये तीनों की तीनों बुक, इसमें जो डिस्कस होता है वो नीचे हेल में हो रहा है। मतलब जो सैटर्न की जो पार्टी है ना, पूरी की पूरे जो रेबल्स है, जो विद्रोही है, या फिर आप फॉलन एंजल्स बोल सकते हो, वे सारे इकट्ठे होते हैं उस पाताल में। वहां पे आग है चारों तरफ। वे फिर चारों तरफ से एक महल या एक रूम कह दो, एक ऐसा बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाते हैं सारे मिलकर के, और वहीं पर बैठ करके फिर स्पीच देते हैं कि भाई चलो अपने अपने विचार रखो, अब क्या करा जाए आगे। मतलब बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे योद्धा तैयार हो रहे हो, और सारे के सारे खड़े होकर के। उसमें पहले मोलाच जो है वो बोलता है कि भाई ऐसा है, डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे गॉड से। दूसरा कुछ और बोलता है, फिर बेल्जिबब बोलता है, सैटर्न भी बोलता है। वहां पर है जैसे एक कैबिनेट मीटिंग बैठी हुई हो, एक एक करके सबकी बारी आती है बोलने की, तो वो चलता है। तो तीन बुक तो स्टार्टिंग की इसी चीज में लगती है कि ये नीचे सैटर्न और उसके जो फॉलोवर्स हैं, वो बातें कर रहे हैं कि गॉड से बदला लेने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सब अपनी अपनी बात रखते हैं। कुछ कहते हैं अरे भाई हम गॉड से नहीं जीत सकते, हताश हो रहे हैं, वो पीछे को हटने लग जाते हैं। कुछ कहते हैं डायरेक्ट लड़ेंगे, कुछ कहते हैं। फिर बेल्जिबब एक जो योजना देता है, प्लानिंग करता है कि भाई हमें गॉड को अगर उसे हम हरा नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे गॉड पे ज्यादा चोट पहुंचे उसके दिल पे। और वो था कि उसने अभी अभी सुनने में आया है एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करा है, और वो है ईडन गार्डन, और उसमें है एडम एंड ईव। और क्यों ना हम उन्हें करप्ट कर दे, मतलब कुछ ऐसा कर दे कि गॉड काफी परेशान हो जाए, और ये भी एक शांति मिलती है जब अपना दुश्मन दुखी होता है। तो ऐसी सोच थी बेल्जिबब की, और उस काम का बीड़ा उठाया सैटर्न ने, और सैटर्न ने मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक कह रहा है बेल्जिबब। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड बुक में तो यही चलता है। और किताब स्टार्ट होती है जब फर्स्ट बुक, अभी हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट नहीं करी है। अभी तो मैं आपको केवल कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ रिलेटेड टू पैराडाइज लॉस्ट। वे स्टार्टिंग के भी हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते हैं, थीम पे भी हो सकते हैं। अभी वे क्वेश्चन चल रहे हैं। जब फर्स्ट बुक आएगी तो मैं फर्स्ट बुक के क्वेश्चन बताऊंगा, तो उस समय वही बातें चलेंगी उसमें जो फर्स्ट बुक में हुई थी। और इस तरीके से 12 बुक से थोड़े थोड़े से क्वेश्चन 10 10 15 15 सब पे लिखवाए जाएंगे। और फिलहाल ज्यादा क्वेश्चन तो इस बात पे होंगे, पूरी पैराडाइज लॉस्ट पे बात हो रही है। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर एडम एंड ईव जो है उनका तो फोर्थ बुक में इंट्रोड्यूस किया गया उन्हें। और शुरू की जो 3 बुक्स है उसमें सैटर्न एंड सैटर्न के जो फॉलोवर्स हैं, दे आर मेकिंग सम प्लान, प्लान बना रहे हैं, दे आर मेकिंग सम स्ट्रेटजी, एंड दे थिंक दैट हाउ कैन हाउ कैन वी हर्ट गॉड, हम गॉड को कैसे हर्ट कर सकते हैं। तो मेन पर्पस, मेन टारगेट फॉर ऑल एंजल्स यही है कि गॉड डिफीटेड अस, सो वी शुड डू समथिंग सच टाइप ऑफ द वर्क्स दैट गॉड फील सम हर्ट इन हिज हर्ट, मतलब उसे कुछ हर्ट हो, HURT, कष्ट हो, तो ही शुड आल्सो फील सम पेन। तो उसे भी पेन होनी चाहिए गॉड के लिए, उसे भी दर्द हो, उसे भी महसूस हो। तो ऐसा कुछ सोच रहे थे सारे के सारे एक साथ मिलकर के। तो वो 3 बुक्स में चलेगा। अब बात आती है कि जो ये स्टार्टिंग में फिर सब कुछ हुआ है वो कहाँ पर है। वो बाद में जब राफेल बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम सैटर्न आएगा, सैटर्न के लिए जब वो इससे एडम और ईव से मिलेगा कि भाई तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है और उसने ऐसे ऐसे करा था, तब वे बातें आएंगी सारी फ्लैशबैक में। तो वो तो बाद में चलेंगी सारी बातें जब हमें पता लगेगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्योंकि हमें तो स्टोरी को क्रिएट करना था। तो कुल मिला के इस तरीके से तो बीच में से प्ले स्टार्ट होता है। प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है जब सैटर्न और उसके फॉलोअर्स नीचे पड़े हुए हैं, और सैटर्न ये कहता है कि भाई ऑल थिंग्स हैव नॉट बीन लॉस्ट, अभी सब कुछ लॉस्ट नहीं हुआ है।
अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो वहां से चलता है, अपने सारे फॉलोअर्स को सैटर्न उनमें पंपिंग कर रहा है, मतलब एक तरीके से एनकरेज कर रहा है, उन्हें किसी को भी डिमोरलाइज नहीं होने दे रहा है। तो सब बिल्कुल मोटिवेट कर रहा है अपने सारे फॉलोअर्स को। तो वहां से ये इपिक जो है स्टार्ट करता है मिल्टन, और स्टार्टिंग से नहीं करता है, क्लाइमेक्स बना करके करता है। तो एडम और ईव का जो इंट्रोड्यूस किए गए दोनों को, वो फोर्थ बुक में किए गए हैं। 55 क्वेश्चन है, ऑन द सेकेंड डे ऑफ बैटल। अब बैटल के बारे में बात हम पहले ही कर लेते हैं। तो एक युद्ध हुआ था, वो पहले ही हो चुका है, फर्स्ट बुक में नहीं है, वो तो कहानी में आएगा। तो ये युद्ध जो हुआ था 3 दिन चला था, वो मैंने आपको बताया था कि वो युद्ध हुआ था, टारटेरियस का युद्ध था। और उसका नाम भी आ जाएगा, खैर वो जगह का नाम है टारटेरियस, और वो 3 डेज युद्ध चला था। इसकी एक खासियत है, फर्स्ट सेकंड और थ्री 3 डेज में वो खत्म हो गया था, मतलब ये हार गए थे तीसरे दिन सैटर्न की आर्मी और सैटर्न। और सेकंड डे में सैटर्न ने और उसकी आर्मी ने कैनन, आर्टिलरी, जो तोप वगैरह होती है ना, उसका इस्तेमाल करा था, ऐसा दिखाया है मिल्टन ने। ऑन द सेकंड डे द बैटल इन हेवन, हेवन में जब बैटल चल रहा था, सैटर्न ने आर्टिलरी यूज करी, मतलब ये तोप तोप वगैरह होती है, ये यूज करी, विच सरप्राइज गॉड्स आर्मी। भगवान को तो इससे भी बड़ा गुस्सा आया था कि बताओ, इन्होंने आर्टिलरी यूज कर रहे हैं, ये कैनन तोप के गोले जो होते हैं उसके, वो इस्तेमाल करा था गॉड के खिलाफ, फिर भी नहीं जीत पाए थे। तो वो सेकंड डे करा था, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। और ये वो लाइन है जिससे पैराडाइज लॉस्ट स्पीच, सैटर्न की स्पीच से स्टार्ट होती है। सैटर्न ने ये लाइन बोली, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। क्या हुआ, व्हाट दो क्या होता है अगर फील्ड लॉस्ट हो गया। अरे एक वो फील्ड था, मैदान क्षेत्र हेवन, वो चला गया तो क्या हुआ, ऑल इज नॉट लॉस्ट। सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ। जैसे कोई चीज हो कि भाई चलो वो चली गई चीज, सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे प्रमोट कर रहा है, मतलब उन्हें मोटिवेट कर रहा है अपने जो फॉलन एंजल्स है। तो सैटर्न बोलता है, उसकी फर्स्ट स्पीच है पैराडाइज लोस्ट में, और इस तरीके से जब नीचे पड़े हुए हैं, बेड़ियों से बंधे हुए हैं, ऊपर से फेंक दिए गॉड ने, और ये वहां आग जली हुई है चारों तरफ, और ये पाताल में पड़े हैं। अब एक एक करके सब उठेंगे, इनमें पावर तो है ही, बेड़ियों को तोड़ देंगे, फिर अब बैठ जाएंगे सारे के सारे। और जो सैटर्न पड़ा हुआ था ना पीठ के बल, मतलब नहीं, पीठ ऊपर को नीचे को सर करके उल्टे पड़े हुए हैं, ऊपर से फेंके गए उल्टे पड़े हैं, और सैटर्न वहां पे पड़ा हुआ है। मिल्टन उसकी तुलना लेविथियन, एक जो सी मोनास्टर है, उससे भी करेगा कि भाई देखो ऐसा पड़ा हुआ है सैटर्न, इतना लंबा चौड़ा ऐसे पड़ा है। तो ये सारे के सारे वहां पे आग जली हुई है, मतलब लेक ऑफ फायर है, फायर की झील, आग ही आग है वहां पे जहाँ ये पड़े हुए थे सारे के सारे। फिर ये सब एक दूसरे को संभालते हैं, बातें करते हैं। तब ये वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे, सब स्ट्रगल करेंगे, वर्क करेंगे, दोबारा से खड़े होंगे, और फिर गॉड से अपना बदला लेने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट दो क्या हुआ, द फील्ड भी लॉस्ट, अगर फील्ड लॉस्ट भी हो गया, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ, ऐसे सैटर्न बोलता है। जो मेन रीजन है ना एडम्स के फॉल का, वो था उसका लव फॉर ईव। अगर हम एडम की बात करें कि भाई एडम का फॉल कैसे हुआ, तो उसके पीछे जो कारण है वो था कि भाई द मेन रीजन ऑफ एडम्स फॉल वाज हिज लव फॉर ईव। उसने ईव के चक्कर में खुद भी उसे खा लिया। वो नहीं चाहता था कि ईव को अकेली को ही, मतलब पैराडाइज से बाहर निकाला जाए, तो वो भी उसे चख लेता है, तो दोनों ही चख लेते। तो मेन कारण उसका लव था ईव के प्रति। तो इस तरीके से एडम भी बाहर निकाला जाता है। आफ्टर टेस्टिंग द फ्रूट ऑफ नॉलेज, का जो फ्रूट था एप्पल, उसे टेस्ट करने के बाद एडम और ईव वर इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब इनमें नॉलेज आ चुकी थी, ज्ञान, अब इन्हें यह भी महसूस होने लगा था कि अरे हमें तो कपड़े भी पहनने चाहिए। बिकॉज बिफोर टेस्टिंग दैट फ्रूट, वो एप्पल को टेस्ट करने से पहले दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। दे डोंट हैव सेम, उन्हें सेम नहीं थी, उन्हें कोई शर्मिंदगी, बिकॉज दे डोंट हैव सो मच माइंड दैट दे थिंक अबाउट दिस थिंग। वो इस चीज के बारे में नहीं सोचते थे। बट आफ्टर टेस्टिंग इट, द नॉलेज दे अचीव्ड, नॉलेज दे गेन नॉलेज। अब वे नॉलेज गेन कर लेते हैं, अब उन्हें सारी चीजों के पता लग जाता है, सब समझ आ जाती है अब उन्हें। और जब उन्हें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, वे फिजिकल रिलेशनशिप में भी इंडल्ज हो जाते हैं, और अब उन्हें कपड़े पत्ते वत्ते लगाने भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर वे इंडल्ज हो गए इन सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी। माइकल एक्सपेल्ड करता है, निकालने आता है इन्हें, एडम और ईव को धक्के दे के ईडन गार्डन से बाहर करने के लिए गॉड भेजता है इसे, कि भाई आप जाओ, इन्हें निकालो, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है।
और जब वो एडम और ईव को निकालता है, ये लास्ट में आती है बातें कहीं जा करके। और उस समय, क्योंकि नाइन्थ वाली में जाके तो अब ये बहुत लेट, मतलब ये कहानी बहुत लंबी चलती है। और जब जाके तो वो फ्रूट को टेस्ट करेंगे, और ये 10th 11th में जाकर के जब ये निकालेगा इन्हें, क्योंकि निकालने के बाद तो प्ले मतलब ये इपिक एंड ही हो जाएगा। तब ये इन्हें बताएगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला, माइकल सारी बातें बताएगा। तब ये इन्हें दिखाएगा फ्यूचर को, कि इस तरीके से जो लेडीज है वो किस तरीके से जन्म देने में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और जेंट्स जो है वो इधर उधर भागे रहेंगे अपने बच्चों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए। वो सारी चीजें माइकल दिखाएगा। और दोनों एडम और ईव स्वर्ग से निकल करके ये सोचते हुए और अपनी गलती भी मानते हुए गॉड से हाथ में हाथ डाल करके दोनों के दोनों पृथ्वी की तरफ को चल पड़ेंगे। सिन द डॉटर ऑफ सैटन, सैटन की बेटी है सिन, और डेथ है बेटा। अब डेथ तो हुआ था जब सिन पैदा हो गई। सिन कैसे पैदा हुई पहले तो ये देख लो। सैटन, सिन एंड डेथ, ये थ्री पर्सन है। और तीनों के तीनों को हम ट्रिनिटी बोलते हैं, अनहोली ट्रिनिटी। ट्रिनिटी होती है तीन मूर्ति, और अनहोली हो गया अपवित्र इंसान। अगर तीन का तिकड़ा है तो वो ये तीनों है। और पवित्र में जब तीन का नाम आता है तो वो गॉड का आता है, द सन ऑफ गॉड का आता है, और यूरेनिया का आता है। वे तीन पवित्र दिखाए गए हैं। और अपवित्र में जब तीन का ग्रुप आता है, ट्रिनिटी बोलते हैं, तो वो आते हैं सैटन और उसके दोनों बच्चे सिन और डेथ, क्योंकि दोनों का नाम आप देख लो, सिन पाप और डेथ मौत। तो सिन जो है वो बेटी है सैटन की। वो पैदा हुई थी सैटन के हेड से, पैदा हुई थी उसके सर से। ये सब मतलब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पैदा हो रहे, ऐसे आपकी इनमें भी है। जैसे आपके रामायण महाभारत, इसमें भी इस तरीके की मैथोलॉजी, ऐसे कुछ इवेंट, बहुत सारी घटनाएं हैं इस तरीके की, कि ये इस तरीके से पसीने से पैदा हो गया, ये ऐसे हो गया। वे आपके भी है, सभी के उसमें पुराने टाइम में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो सिन द डॉटर ऑफ सैटन, सैटर्न की बेटी जो है वो सैटर्न के हेड से पैदा हुई थी। जब इसकी बेटी हो गई थी तो बेटा सैटर्न ने खुद अपनी इस बेटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाई, और उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम डेथ है। तो डेथ मेल है, बेटा है सैटर्न का। और सिन का भी बेटा है, लेकिन वो सैटर्न, ये दोनों डॉटर एंड सन माने जाते हैं सैटर्न के। और इन दोनों को एक जिम्मेदारी थी, हेल के जो गेट, हेल के 9 गेट थे, 9 गेट्स थे हेल के। जब सैटर्न ये सोचता है कि मुझे तो भाई अब जाना है उस पे, जो ईडन गार्डन है और वो कहीं पृथ्वी के इधर उधर कहीं पे बनाया हुआ है, मुझे वहां जाके उसे करप्ट करना है, तो इसे हेल से निकलना था। तो जब ये निकलता है तो 9 गेट थे वहां पे, तीन तीन थे वो। ब्रास का बना हुआ था, आयरन का था, और एक बड़ी कैडी सी धातु के तीन तीन इस तरीके से बने हुए थे। मतलब 3 गेट सिमिलियर, जैसे ब्रास के हो गए, तीन सिमिलियर थे कि वो आयरन के हो गए, और तीन बिल्कुल एक बहुत ही कठोर धातु थी उसके बने हुए थे। तो उन 9 गेट थे, तो वो गेट खुलना बड़ा मुश्किल था। और वो उसकी चाबी जो थी गेट की, वो सिन पर थी जो बेटी थी। और वो आखिरकार अपने पिता के लिए उस गेट को खोल देती है, सैटन बाहर निकल आता है। और निकलने के बाद, क्योंकि वो गेट की ये ऊपर से मतलब एक कर्स था कि उसे गेट अगर एक बार खुल गए तो वे कभी बंद नहीं होंगे। तो वो गेट खुल जाता है। और फिर ये सैटर्न कहता है सिन से और डेथ से कि भाई आप एक सीढ़ी तैयार करो यहां से, जो सीधी अर्थ के लिए जाए, पृथ्वी के लिए। तो फिर वे ब्रिज, सॉरी सीढ़ी नहीं, एक ब्रिज बनाओ। तो वो ब्रिज की तैयारी करते, वो ब्रिज बनाते हैं। और सैटर्न अब करप्ट करने के लिए चल देता है ईडन गार्डन की तरफ को। और वहां उसे ईडन गार्डन की जो रखवाली कर रहा था वो यूरियल था, वो भी एक एंजल है गॉड की तरफ से। वो उसकी रखवाली, उसे चकमा देके एक मेंढक का रूप धारण करता है, फ्रॉग का पहले, फिर बाद में सांप का रूप धारण करेगा नेक्स्ट टाइम जब आएगा। तो इस तरीके से रूप परिवर्तित भी करता है ये सैटर्न जो है। जो सिन है उसका अपर पार्ट जो है वो वुमेन का है, एंड द लोअर पार्ट जो है वो सरपेंट का है। तो आप इसकी इमेजिनेशन कर सकते हो। तो ऐसा है सिन का जो रूप है। सैटर्न मेड इलीगल रिलेशनशिप वो सिन के साथ बनाता है, अपनी बेटी सिन से। और एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है डेथ। तो डेथ सन है, सिन डॉटर है, और सैटर्न इनका पिता है। डेथ इज द सन ऑफ सैटर्न एंड सिन, इन दोनों का डेथ जो है बेटा है। डेथ एंड सिन कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ, जो मैंने बताया ये सैटर्न की कमांड पे ऐसा करते हैं। सैटर्न कहता है कि भाई एक ऐसा ब्रिज बना दो, तो ये दोनों मिलकर के एक ब्रिज बनाते हैं जो हेल से अर्थ तक जाता है।
ऑन द ऑर्डर ऑफ गॉड, गॉड के ऑर्डर से द सन ऑफ गॉड गिव्स पनिशमेंट। जिस समय एडम एंड ईव जो है दोनों टेस्ट कर लेते हैं उस फ्रूट को, तो उस समय गॉड जो है वो अपने बेटे को भेजता है कि भाई इन्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा, और सबसे पहले पनिशमेंट उसे देना जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो वो सैटर्न था, सैटर्न की वजह से हुआ था। सैटर्न ने एक सांप का रूप धारण कर लिया था, तो तब उसने एक पनिशमेंट दिया कि ये जितने भी सांप है आज के बाद ये पैरों पे नहीं चलेंगे। पहले मतलब सांप खड़े होकर चल रहे थे, तो वो ऐसे नहीं चलेंगे, और ये रैंक के चलेंगे हमेशा, और कभी सीधे नहीं चलेंगे जिंदगी में भी, ऐसे तिरछे चलेंगे। ऑन द ऑर्डर ऑफ गॉड द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट जो थे वो गिव्स पनिशमेंट टू एडम, को भी पनिश करते हैं, ईव को भी। अब जैसे श्राप देते हैं ना, ऐसे तीनों को क्या पनिशमेंट दिया जाता है। द पनिशमेंट, ये ध्यान रखना है तीनों का पनिशमेंट आपको। द पनिशमेंट ऑफ एडम का जो पनिशमेंट था, इसका मतलब एडम नहीं है यहाँ पर, सब मेल, जितने भी ह्यूमन बीइंग है और जो मेल है, जो पुरुष है, उन्हें ये पनिशमेंट दिया गया कि तुम्हें जिंदगी भर हार्ड लेबर करना पड़ेगा फॉर ब्रिंगिंग अप हिज फैमिली, परिवार को पालने के लिए ये जिम्मेदारी मेल के कंधे पर होगी। तो वो ह्यूमन बीइंग में मतलब मेल जो होगा उसे अपने बच्चों को पालने के लिए हार्ड वर्क करने पड़ेंगे। पनिशमेंट ईव के लिए ये था कि तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा जब आप चाइल्ड बर्थ करोगे, मतलब जब आप बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हुआ करेगा, और इस पेन का कोई इलाज नहीं होगा, ऐसे कहा गया था इस लेडी के लिए और सभी लेडीज के लिए। द पनिशमेंट ऑफ सैटर्न, अब सैटर्न जो सांप का रूप धारण कर लिया था, उसे था कि वाज टू बी सरपेंट, वो सांप बनेगा भाई, जब तुम सांप ही बनना चाह रहे हो तो तुम हमेशा सांप ही बने रहोगे। एंड टू क्रीप, रेंगोगे इन द होल लाइफ, और कभी सीधे नहीं चलोगे, तिरछे चलोगे। क्रीप माने रेंगना होता है। मिल्टन ने इन्वोक करा हेवनली म्यूज का 3 टाइम्स। अगर आपसे पूछ ले, पैराडाइस लॉस्ट में स्टार्टिंग में है, फोर्थ बुक में भी है, एक बार और भी आगे, तो 3 बार मिल्टन ने हेवनली म्यूज यूरेनिया का इन्वोक करा, इन्वोकेशन करता है, आह्वान करता है, 3 बार करता है। अगर आपसे पूछे कितनी बार करा, तो 3 बार। बार, फर्स्ट टाइम जो हुआ था स्टार्टिंग में ही करा था, वो मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने 26 लाइन्स पढ़ाई थी इसके टेक्स्ट। द कैपिटल ऑफ हेल इज द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ सैटर्न। सैटर्न ने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया, जो फर्स्ट बुक में इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें बैठ करके मीटिंग करी जाएगी, तो वो कॉन्फ्रेंस हॉल अलग अलग तरीके के खनिज ला करके वो बनाया जाता है। तो वो बनाया गया था, और उसमें सभी ने, एक मल्टीवर नाम का कैरेक्टर था जो आर्किटेक्ट था, मतलब ऐसे दिखाया उन्हें एंजल में भी कोई आर्किटेक्ट है, वो उसे बनाने में मदद करता है, और उसी कॉन्फ्रेंस हॉल को नर्क की कैपिटल बना दिया। क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ हेल, हेल की कैपिटल का क्या नाम है। तो वो कैपिटल इन्होंने ही बनाई अपने हाथों से, ये तो ऐसे ही आके पाताल में गिर गए थे, तो आ करके फिर इन्होंने वो बनाया पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल। वहीं पर ये सारे के सारे एक एक करके बोलते हैं, भाई माइक वाइक तो था नहीं, लेकिन तो जैसे माइक पे मीटिंग होती है ना, ऐसे होती है इनकी। फर्स्ट वन एक बोलता है, सब सुनते हैं, फिर दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, सबके विचार होते हैं, और बेल्जिबब के विचार को सब यस करते हैं कि जो बेल्जियम कह रहा है ऐसे ही करेंगे। तो कैपिटल ऑफ हेल, इसका नाम पेंडिमोनियम रखा जाता है, पेंडिमोनियम। कैपिटल ऑफ हेल इज द कॉन्फ्रेंस हॉल था जो सैटर्न का, वो था। द नेम ऑफ दिस कैपिटल इज पेंडिमोनियम है, विच वाज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट मलसीबर। ये भी ध्यान रखना है आपको कि मलसीबर इन्हीं फॉलन एंजल में से एक है, वो इसे बनाता है, आर्किटेक्ट है इसका, मतलब इसे किसने बनाया अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो एंजल मलसीबर है, ठीक है ना। एक नदी है, इसका जिक्र है इसमें पैराडाइस लॉस्ट में, जिसका नाम टिग्रिस है, और ये बहती है अंडरग्राउंड एंड री इमर्जेस, नीचे नीचे बहती है और रीमर्ज ऊपर को निकलती है, जो फाउंटेन की तरह पैराडाइस, इन पैराडाइस लॉस्ट। तो एक नदी मतलब पैराडाइस में जो स्वर्ग है ना, उस हेवन में, तो ये एक नदी है, और जो इस तरीके से निकलती है, ये एक मतलब जिक्र आया कभी कि किस नदी का जिक्र है, तो टिग्रिस नाम है उसका, और ये अंडरग्राउंड है, और एक फाउंटेन के रूप में पैराडाइस में जो है ये निकल के आती है ऊपर को एक फव्वारे के रूप में। तो ये है वो झरना है, मतलब झरना बन जाती है। ह्यूमन एनिमल्स, भाई इंसान भी जानवर भी सब रह रहे थे परफेक्ट हारमोनी में, बहुत ज्यादा हारमोनी, हारमोनी होती है, बड़ी मधुरता से रह रहे थे ईडन गार्डन। कोई जानवर किसी इंसान को कुछ नहीं कह रहा था, मतलब सब बड़े प्यार से थे, क्योंकि वो
एक क्रिएशन ही ऐसी बनाई गई थी, मतलब वो जगह ही ऐसी थी, वहां पर दुख तो था ही नहीं, मौत वहां नहीं थी, जितने इंसान बना दिए, जितने जानवर बना दिए, ना कोई घट रहा था ना कोई बढ़ रहा था, सभी के दो 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 बनाए हुए थे। तो ये ईडन गार्डन की बात थी, तो वहां सारी चीजें कपल थे सबके, और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या बर्ड्स, पक्षी भी कह सकते हो, सब लिविंग इन परफेक्ट हार्मोनी, बहुत ज्यादा हार्मोनी माने बड़ी मधुरता में सब रह रहे थे ईडन गार्डन के अंदर। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, अब इसकी जो बुक फर्स्ट है अभी वो चालू नहीं करी है मैंने, वो पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक के क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, अभी सब मैं मिक्स करके बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। लेकिन एक क्वेश्चन ये बना है कि फर्स्ट बुक में सैटर्न वाज कंपेयर्ड टू लेविथियन, सैटर्न की तुलना लेविथियन से की गई है। लेविथियन जो है एक सी मोनेस्टर है, मतलब एक समुद्र में जैसे ड्रैगन टाइप, जैसे वेल मछली होती है ना, ऐसी एक ड्रैगन टाइप में है, तो वो है। और सैटर्न की स्टार्टिंग में जब फर्स्ट बुक होती है तो मिल्टन उसका कंपैरिजन करता है कि सैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है जैसे लेविथियन हो। अब लेविथियन ये इपिक सिमली है, इपिक सिमली मैंने एक बार और जिक्र करा था मिल्टन के, शायद आपकी बायोग्राफी में करा था कि मिल्टन फेमस है होमरिक सिमली, और इसे हम इपिक सिमली या होमर यूज करा करता था कभी ऐसा। और इसीलिए क्लासिकल वे में लिखना इसलिए कहते हैं मिल्टन को, क्योंकि वो होमर के और रोमन और ग्रीक वाला जो तरीका उसे अपनाता था, तो उसने लेविथियन का जिक्र करा। लेविथियन एक सी मोनेस्टर है, बहुत बड़ा राक्षस, ड्रैगन की तरह। वो जब ये सैटर्न पड़ा हुआ था स्टार्टिंग में, जब गॉड ने नीचे फेंक दिया था, तो वो पीठ ऊपर को पीठ नीचे को ऐसे पड़ा था, और 9 दिन तक ये इसी तरीके से सारे के सारे पड़े रहे वहां पर। और जब ये पड़े थे वहां पे, तो उसे लेटा हुआ वो बहुत बड़ा विशाल के, इतना बड़ा तो नहीं था जैसे लेविथियन से तो बड़ी तुलना कर दी, तो उसकी तुलना मिल्टन लेविथियन से करता है कि ऐसा लग रहा था मिल्टन वो सैटर्न की जैसे लेविथियन हो। तो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न कंपेयर करता है लेविथियन से, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फॉलन चेरव टू बी वीक इज मिजरेबल, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलन चेरव गिरा हुआ चेरव, गिरे मतलब वो जो उसके बेल्जिबब और दूसरे जो व्यक्ति है बेल्जिबब को देख के सैटर्न कहता है, फॉलन माने गिरे, जो नीचे गिर गए, चेरव तो वो ही होता है मतलब जो एंजिल होता है, तो उसे कहता है कि हे एंजिल, टू बी वीक इज मिजरेबल, कमजोर होना मिजरेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, टू बी वीक इज मिजरेबल। भाई आप लगा लो कमजोर होना, कमजोर नहीं होना चाहिए इंसान को, अगर कमजोर हो गए तो समझो ये मिजरेबल है, दुखदाई रहेगा, मिजरी होता है ना दुख, कमजोर होना दुख को निमंत्रण देना है। इसलिए जिंदगी में कभी भी वीक नहीं रहना चाहिए, हमें कभी कमजोर नहीं, अपने आप को मतलब कमजोर मत, कभी भी आपको कमजोर मत रहो, इस अपने आप में पावरफुल रहो। और टू बी वीक, कमजोर होना तो समझो बहुत बड़ा दयनीय मिजरेबल है। डूइंग एंड सफरिंग, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सफर करना चाहिए, लेकिन कमजोर नहीं रहना, सफरिंग करना, कष्ट झेलो कोई बात नहीं, लेकिन डोंट बी वीक, कभी वीक मत होना, क्योंकि वीक होना तो मिजरेबल की निशानी है। ये बात कहता है सैटर्न, सैटर्न के यही वे डायलॉग्स है जो अंदर इनके एक तरीके से ऐसे एनर्जेटिक कर देते हैं सभी को, इनके एनर्जी भर देता है इनके हार्ट के अंदर। तो ये है सैटर्न, और अपने सारे जितने भी फॉलोवर्स हैं किसी को भी टूटने नहीं देता, सब सैटर्न के पीछे पीछे हो जाते हैं। और उस लाइन में तो ये सब इसके दीवाने हो जाते हैं, जब ये कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल, हेल में रेन करना बेटर है देन टू बी स्लेव इन हेवन, हेवन का दास बनने से अच्छा है नरक के रूल करो, मतलब राजा बनना। तो ऐसे जब कहता है ना, तो वो लाइन तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट लाइन समझो। राफेल वार्निंग देने आ जाता है एडम और ईव को, मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही गॉड को एहसास होता है कि भाई सैटर्न एक चक्कर तो लगा गया, फिर आएगा 6-7 दिन बाद, तो उसने उस समय तो वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि गैब्रियल आ गया था वहां पर, लेकिन अब उसे गॉड को एहसास हो गया था, तो वो राफेल जो बहुत ही शालीन किस्म का व्यक्ति है, बड़ा फ्रेंडलीस्ट है, बहुत ही सोशिएबल है और बहुत पोलाइट है, उसे भेजता है कि जाओ इसे एडम को और समझा दो, एक लास्ट वार्निंग दे आओ कि भाई उसकी बातों में ना आना। गॉड को सब पता था, होना सब है, लेकिन फिर भी उसने इसे वार्निंग दी। राफेल आता है, वार्न करता है एडम और ईव को नॉट टू टेस्ट द फॉरबिडन ट्री, आपको उस फॉरबिडन ट्री को टेस्ट नहीं करना है। वो ये भी सजेस्ट करता है उन्हें कि उन्हें ध्यान नहीं देना है अगर कोई भी बात कहे सैटर्न, लेकिन वो ज्यादातर एडम को बताता है। ईव चली जाती है, एडम के सारी बातें ध्यान में रहती है, ईव इतना ध्यान नहीं देती, और वही कहानी हो जाती है। और ये
एडम और ईव को वो सारी बातें सैटर्न की बताता भी है कि कैसे सैटर्न वहां से निकाला गया, फेंका गया, हारा गया, युद्ध के बारे में बताता है। तभी हमें पता लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे युद्ध हुआ तो मिल्टन की कलाकारी है, वो फ्लैशबैक में यहाँ पे आता है इस कहानी के। नहीं तो इस स्टोरी को तो शुरू से ही स्टार्ट कर देता है, और जैसे सैटर्न की स्पीच से स्टार्ट कर देता है, सब पाताल में पड़े हुए, वहां से कहानी स्टार्ट करता है। तो ये भी एक टेक्निक है। आजकल बहुत सारी मूवीज इस टेक्निक पे बनाई जाती है कि बीच में से स्टार्ट कर देते हैं। कितनी मूवी तो ऐसी है बिल्कुल लास्ट में से स्टार्ट करते हैं, फिर सारी कहानी पे चलती है, जिसे फ्लैशबैक बोलते हैं। लिटरेचर में तो उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी बोल देते हैं। तो राफेल ये वार्निंग देता है। नेक्स्ट है, बिफोर फॉलिंग फ्रॉम हेवन, से गिरने से पहले सैटर्न का नाम लूसीफर था। ये बात बताता है राफेल यहाँ पे। रीडर्स को अब पता लगता है इसके बारे में भी। जो रीडर्स है ना, उन्हें भी सैटर्न के बारे में जो पता लगता है, स्टार्टिंग में नहीं लगता, फर्स्ट बुक से नहीं लगता, सेकंड से नहीं लगता, तो वो बाद में पता लगता है, फोर्थ बुक के बाद। बिफोर फॉलिंग फ्रॉम हेवन, ये क्वेश्चन तो बनता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न का नाम क्या था। तो लूसीफर था। लूसीफर का जिक्र अगर आप बच्चों ने कभी सुना हो, तो लूसीफर का जिक्र एक क्रिस्टोफर मार्लो ने भी करा है अपनी बुक डॉक्टर फॉस्टस में। डॉक्टर फोस्टस में लूसीफर को गॉड की तरह दिखाया गया है। और लूसीफर जो है वो ही इसे कहता है कि अरे मतलब वो एक मेफिस्टोफिलिस को भेजता है दूत अपना। लूसीफर मतलब एक बड़े पौधे पे गॉड वाला, और वो भेजता है मेफिस्टोफिलिस को, वो एक एंजल की तरह आता है। और जब उसे डॉक्टर फोस्टस से ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, डॉक्टर फोस्टस पे एक कंडीशन बनाई जाती है कि 24 ईयर्स आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको मरना पड़ेगा, हम आपको आत्मा ले जाएंगे। तो डॉक्टर फोस्टस कहता है यार 24 ईयर्स तो बहुत होते हैं, ठीक है मुझे मंजूर है। और वो बॉन्ड भर देता है अपने ब्लड से, उस बॉन्ड को लूसीफर के सामने, मतलब लूसीफर से उसका बॉन्ड भरा जाता है। और 24 साल ऐसे कहानी एकदम क्रिस्टोफर मार्लो एकदम हटाता चला जाता है। लास्ट में एक एक दो दो दिन जब बच जाते हैं ना, तो तब डॉक्टर फोस्टस, शुरू में तो पता नहीं, अरे हेलन को लाओ वो डांस करेगी और मुझे, मैं वहां जाऊंगा, इटली रोम जाऊंगा, पोप से मिलूंगा, जो जो कहता है, जो खाने को मांगता है, जो जो चीज कहता है, वो सब काम होते हैं उसके। लेकिन लास्ट में वो बहुत ही परेशान होता है। इसीलिए क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फोस्टर्स ड्रामा जो ट्रेजेडी थी वो बनाई थी। और उसके पीछे जो थीम थी वो यही थी कि हमें जो नेचुरल थिंग्स है उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से रहना चाहिए जैसे इंसान जी रहा मरना। बाद में दिखाया गया है कि उसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर तो ये कहता है अरे भगवान मुझे तुम एक काम करो, एक बूंद बना के समुद्र में डाल दो, ताकि लूसीफर मुझे मारने के लिए आए तो मैं मिल ना सकूं। फिर तो ऐसी ऐसी बात करता है। तो हेवन से गिरने से पहले सैटर्न का जो नाम था वो लूसीफर था। ये जो वॉर का नाम है ये भी याद रखना है, जो 3 दिन चला था, तीसरे दिन सैटर्न हार गया था माइकल से। जो वॉर था उसका नाम था टारटेरियस, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं आपसे। इज दैट इन विच रेबल एंजल्स, जो थे, जो विद्रोही थे एंजल, मतलब जो फॉलन एंजल कह सकते हो, वर थ्रोन इनटू हेल, उन्हें हेल में फेंक दिया गया। तो वो नर्क में, पाताल में फेंक दिए गए थे। तो ये वॉर था, ये 3 दिन चला था। द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी और सैटर्न के जो रेबल्स के बीच में जो युद्ध था, यही टारटेरियस वाला, ये लास्ट हुआ था 3 डेज में, 3 दिन में। और सेकेंड डे वो था जब आर्टिलरी यूज करी थी मिल्टन वाली, सैटर्न वाली साइड से। द रेबल एंजल्स, वही सैटर्न वाले, में कैनन बनाई इन्होंने, वो तोप वाली जो बात है, डिफीट करने के लिए गॉड और उसके एंजल्स को। सेकेंड डे में इन्होंने ये भी काम करा, लेकिन कोई फायदा नहीं। एफडीएल का करेक्टर मैंने आपको बताया था, डीएल लास्ट में आ रहा है ना, डुएल डीएल ऐसे याद कर लेना। या एब होता है किसी के अंदर, एक एब, एब से मतलब होता है दोस्त। तो ये इसमें कमी है, क्या कमी है, दल बदलू है। एफडीएल एक सिंगल एंजल ऐसा है जो सबसे पहले सैटर्न की तरफ था जब लड़ाई चल रही थी, बाद में जब सैटर्न हार गया तो ये गॉड की तरफ चला जाता है। तो ये कैसा दिखाया गया है इसमें। टू रेन, सबसे इंपोर्टेंट लाइन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन अब आपके सामने है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। इसकी जो पहली ऐसे लाइन है ना, ये ना के बाद से आता है बेटर से, ये पूरा देखो। टू रेन इज वर्थ, रेन जो है वो वर्द है, एम्बिशन, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। रेन माने शासन करना, एक अच्छी एम्बिशन है भाई, शासन करना, राज सत्ता करना, रूलिंग करना। ये सैटर्न बोल रहा है। बेल्जियम भी है, सभी है वहां पे।
तो जब कहता है कि रेन करना बहुत योग्य महत्वाकांक्षा है, दो यद्यपि इन हेल, चाहे वो हेल में ही हो, वो हेल माने नर्क में ही हो, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। THAN आएगा। बेटर टू रेन, रेन करना हेल में ज्यादा अच्छा है, नर्क में राजा बनना या शासन करना ज्यादा अच्छा है, THAN, देन सर्व इन हेवन, हेवन में सेवा करने से, मतलब स्वर्ग में दास बनने से अच्छा है नरक के राजा बनना। मतलब बहुत बड़ी बात है, और सारा कुछ इसी में छिपा हुआ है। और यही बात कहीं ना कहीं मिल्टन के अंदर भी है। वो भी नहीं चाहता था कि मैं, चार्ल्स सेकंड जैसे ही आया था ना, 1660 में आ गया था, तो वो नहीं चाह रहा था कि मैं उसके नीचे काम करूं, या वो राजा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चापलूसी करूं। वो फ्लैटरिंग वगैरह नहीं चाह रहा था मिल्टन बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मिल्टन का जो अनहोली ट्रिनिटी और एक होली ट्रिनिटी। ट्रिनिटी होता है त्रिनेत्र या तीन व्यक्तियों का समूह, वो ट्रिनिटी होता है। अनहोली अपवित्र, जो ट्रिनिटी है, तीन व्यक्तियों का ग्रुप है जो अपवित्र है, वे है सैटर्न और उसके दोनों बच्चे, उसकी बेटी और उसका बेटा, सिन एंड डेथ। और अगर हम होली ट्रिनिटी की बात करते हैं तो वे तीन है, गॉड, गॉड का बच्चा या बालक, जीसस क्राइस्ट या सन ऑफ गॉड, और म्यूज है जिसे यूरेनिया कहते हैं। राफेल एक एफेबल होता है, बड़ा स्नेह वाला, मतलब लवेबल कह सकते हो आप इसे, जोवियल, बड़ा खुशहाल आर्क एंजल है। इस इपिक में सबसे हंसमुख, सबसे लवेबल, सबसे प्रिय अगर कोई एंजल है तो वो राफेल है। कई बार ये बात आ चुकी है। माइकल एक वैरियर है, आर्कएंजल है, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ ईडन। माइकल एक वैरियर योद्धा है, मैंने आपको बताया वही एक ऐसा योद्धा था लड़ाई में आगे को बढ़ के चलने वाला। वो आर्कएंजल है जो ले जाता है एडम और ईव को आउट ऑफ ईडन। लास्ट में ईडन गार्डन से बाहर निकालने के लिए गॉड माइकल को भेजता है, पनिशमेंट देने के लिए अपने बेटे को भेजता है। तो आप ये ध्यान रख लेना भाई, पनिशमेंट तो गॉड ही देगा, तो वो अपने बेटे को भेजता है। और बाहर निकालना जो लड़ाकू है उसे भेजेगा, और समझाने के लिए राफेल को भेजेगा। ये तीनों बात आपके दिमाग में आ जाएगी अगर आपके ये ध्यान रहा कि राफेल कैसा करेक्टर है, माइकल कैसा करेक्टर, तो आपको ध्यान रहेगा। गैब्रियल गार्ड है, वो गार्ड गार्ड करता है, मतलब एक तरह रखवाली करता है। जो सीढ़ियां बनी हुई है हेवन से ईडन गार्डन तक की जो सीढ़ी है, उसकी देखभाल देखभाल का काम जो है वो गैब्रियल का है। और गैब्रियल को जब यूरियल, जो गेट पे चौकीदार था ईडन गार्डन का, और उससे चकमा देख के निकल जाता है सैटर्न, तो वो कहता है भाई आज एक ऐसी आत्मा सी दिखाई दी है मुझे जो पहले कभी नहीं देखा। तो वो गैब्रियल को बताता है यूरियल, फिर गैब्रियल उसे जब ढूंढता है और गैब्रियल का आमना सामना सैटर्न से हो जाता है। वो ईव को फुसलाने की कोशिश ही कर रहा था, और उसका सामना हो जाता है, तो वहां पे फिर सोच लेता है सैटर्न की इस समय भाग जाने में ज्यादा फायदा है, और वो वहां से निकल जाता है चकमा दे करके। बाद में आता है फिर 7 दिन बाद। यूरियल गार्ड करता है द गेट ऑफ हिडन गार्डन। अब आपको 3 पर्सन का पता लगा जो गार्ड कर रहे हैं, चौकीदारी से कर रहे हैं। वो कौन कौन है? एक यूरियल है, एक गैब्रियल है, और डेथ और सिन भी है। डेथ और सिन तो गेट पर है हेल के, आपको ये ध्यान रखना है, डेथ एंड सिन। भाई वो तो नर्क में ही होंगे, आप समझो वो हेल के गेट की रखवाली कर रहे हैं। एक बात। अब जो यूरियल है, ये सब गॉड के एंजल है। तो यूरियल रखवाली जो कर रहा है वो गेट की कर रहा है, कौन से गेट की? ईडन गार्डन, एडम और ईव वाले की। और पूरी वो स्टेयर्स जो है, जो सीढ़ियां लगी हुई है हेवन से लेके ईडन गार्डन तक की, उस पूरी की देखभाल करने का काम गैब्रियल का है। जो फॉलन एंजल है मेमन, मेमन भी एक नाम है इसमें, मेमन है, एक मोलोच है, तो ये कई सारे ऐसे छोटे छोटे नाम है। इज कोल्ड, उसे कहा जाता है द लीस्ट इरेक्टेड। ये क्या है? ये इंसान कभी सीधा नहीं हो सकता, मतलब हमेशा लालची है बहुत ज्यादा। मेमन का करेक्टर है, लीस्ट माने बहुत कम, इरेक्ट माने होता है सीधा, मतलब बहुत ही तिरछा इंसान है एक तरीके से ये है। ही ऑलवेज थिंक अबाउट गोल्ड एंड मनी, पैसों के बारे में सोचता रहता है। तो मतलब ये दिखाया गया है। ये भाई जितने भी सैटर्न वाले कैरेक्टर हैं सब बुरे प्रवृत्ति के दिखाए जाएंगे, तो वो हमेशा पैसों की बात करता है। जो फॉलन एंजल है इनमें एक बेल्जिबब है, जो सारी फ्लाइज का लॉर्ड है। फ्लाई तो मक्खियां होती है, मतलब इन सारे एंजल्स का ऊपर है सबके। ही एक्ट सैटर्न्स माउथ पीस इन बुक सेकंड। बुक सेकंड में सैटर्न का माउथ पीस बन जाता है, मतलब सैटर्न की जगह यही पूरे भाषण देता है। और जो सैटर्न बोलना चाह रहा था वो सारी बात बुक सेकंड में ये बोलता है, बेल्जिबब का नंबर आता है सेकंड बुक में। बेल्जिबब इज नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न से
नेक्स्ट अगला, बेल्जिबब है, मतलब अगर सैटर्न किसी तरीके से मारा जाए, खत्म हो जाए, चला जाए, तो उसकी एब्सेंस में अगर कोई पर्सन आएगा तो वो बेल्जिबब है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। पैराडाइज लॉस्ट में ये कहा जाता है कि जो अर्थ है ना वो हैंग, लटकी हुई है हेवन से बाय गोल्डन चेन। ये गॉड ने एक चैन से लटका करके अर्थ को इस तरीके से डाला हुआ है। ये इस तरीके से बात आई है इसमें। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, जेम्स, गोल्ड एंड मिनरल्स आर फाउंड इन हेल। हेल में देखो ये सारी चीजें मिलती है। नर्क में क्या मिलेगा आप खुद देखो, पैसा। अब आप कहोगे सर पैसा, पैसे मतलब ये नर्क की चीजें हैं जो खींच के लाती है इंसान को नर्क में, ऐसा सेंस समझो आप। भाई दारू, पैसा, मोह माया, ये सारी चीजें नर्क के रास्ते दिखाते हैं। तो जेम्स, मणि, गोल्ड और मिनरल्स, खनिज पदार्थ जितने भी हैं सारे पाए जाते हैं हेल के अंदर। तो हेल के अंदर सब पाए जाते हैं। द फॉलन एंजल, एक बिलाल का नाम भी है इसमें, अपियर्स इन द इपिक ट्वाइस। वो 2 बार आता है इस इपिक में। सबसे पहले वो सजेस्ट करता है सभी को नॉट टू फाइट अगेन, दोबारा फाइट नहीं करेंगे। जब कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, जब इसका नंबर आता है तो ये कहता है भाई अब फाइट नहीं करेंगे दोबारा। एंड इन सेकंड टाइम में वो वॉर के दौरान जो है हेवन से जब वॉर होता है तब दिखाई देता है। तो 2 टाइम्स वो उसका जिक्र है, बिलाल का कैरेक्टर जो है, और वो कैरेक्टर वो भी एक फॉलन एंजल है और वो युद्ध के लिए मना करता है। मिल्टन एक्यूज करता है द कोर्ट राइटर इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन ऑफ बिलाल। अच्छा, जो कोर्ट राइटर्स थे, जो दरबार के राइटर, इसका मतलब जैसे चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट कोर्ट राइटर्स थे, इन्हें कैवेलियर्स बोला जाता था। तो जो कोर्ट के राइटर्स कौन होते हैं? जो राजा के चापलूसी में लिखते हैं अपने वर्क। मिल्टन तो नहीं लिखा करता था। तो जो राजा की चापलूसी में लिखते हैं उन्हें कोर्ट राइटर्स बोलते हैं। कोर्ट राइटर्स को वो मिल्टन क्या एक्यूज उन पे आरोप लगाता है पैराडाइज लॉस्ट में, वो उन्हें कहता है तुम सन्स ऑफ बिलाल हो। जो बिलाल का कैरेक्टर था ना, आपने देखा वो कैरेक्टर हमेशा ये सजेस्ट करता है नहीं लड़ेंगे, मतलब वो चापलूसी वाला कैरेक्टर। और उन्हें ये बोलता है फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। जो फ्लोन है, मतलब ऐसा कैरेक्टर उन्हें बोलता है कि जो कोर्ट राइटर्स जो है पैराडाइज लॉस्ट में उन्हें सन्स ऑफ बिलाल कहता है। फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, जो वाइन शराब और इंसोलेंस होता है, मतलब एक तरीके से नासमझ, समझ मतलब इनसेंस हो गया, मतलब जो समझ में ना, मतलब मूर्खता कह सकते हो आप। तो जो इंसोलेंस और वाइन में फ्लॉन है, उड़े हुए हैं, मतलब इंडल्ज है इस चीज में, लिप्त है। तो वाइन में और इंसोलेंस माने अज्ञानता कह सकते हो आप इसे। अज्ञानता और वाइन में जो इन्वॉल्व है, ऐसा बोला है उसने द सन्स ऑफ बिलाल। ये वर्ड यूज करा है मिल्टन ने। तो मिल्टन ने कोर्ट राइटर्स के बारे में सन्स ऑफ बिलाल कहा। दाई सीड शैल ब्रिस अवर फो। यहां पर ये लाइन बोली गई है इसके अंदर पैराडाइज लॉस्ट में। तुम्हारा जो सीड माने बीज होता है, बीज से मतलब संतान हो गई। दाई यहाँ पे जो आया ईव के लिए, तो ईव से जन्म लेगा। ईव एक लेडी है, तो लेडी से तो जन्म लेंगे जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो तुम्हारे से तुम्हारा बेटा, मतलब वो ब्रिसिंग करेगा। ब्रिस करना होता है ना किसी चीज को, जैसे साफ करना, जैसे आप कपड़ों में ब्रश करते हो, तो वो ब्रिस करेगा हमारे फो माने दुश्मन को। अवर फो माने दुश्मन होते हैं, हमारे दुश्मन का खात्मा करेगा तुम्हारा जो सीड होगा। सीड रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट एंड दाई रेफर्स टू ईव बाय द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ जो ईव है, दाई आया है ईव के लिए। तो ये सीड यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के लिए आया। तो ये बोला जा रहा है तुम्हारा जो सीड है, ये सन ऑफ गॉड कहता है। जब आकर के वो पनिशमेंट तो देता ही है, फिर वो गलती मान लेते हैं अपनी, तो तब ये कहा जाता है तुम्हारा ही संतान आएगी और जो दुश्मन का खात्मा करती हुई चली जाएगी। तो इसका मतलब बाद में जीसस क्राइस्ट होंगे जो तुम्हारे से ही पैदा होंगे, और ये खुद ही पैदा होगा, यही है जीसस का। पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन का मैग्नम ओपस कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नम ओपस जो वर्ड होता है ना, ये फ्रेज है। इसका मतलब होता है सबसे मूल्य रत्न। मतलब मैग्नम ओपस होता है सबसे उच्च कृति, सबसे उच्च वर्क। तो जो सबसे महान वर्क है मिल्टन का, वो है पैराडाइज लॉस्ट। इट इज रिटन विद इपिक ट्रेडिशन, मतलब ये इपिक वाली परंपरा में लिखा गया है। और इन मीडिया सीस, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसे याद रखना है आपको। इन मीडिया सीज, अगर मैं इसे नॉर्मल इंग्लिश में बोलूं तो स्टार्ट इन मिडिल हो जाएगा, लेकिन
ये अलग लैंग्वेज में मिल्टन ने वर्ड यूज करा है। इन मीडिया सीज मीन्स स्टार्टिंग विद अ क्लाइमैक्स और इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग। स्टार्टिंग विद मिडिल, अगर हम किसी वर्क को मिडिल से स्टार्ट करते हैं, बीच में से स्टार्ट करते हैं, तो उस वर्क को हम बोलते हैं इन मिडास सीज। तो इन मिडास सीज ही वर्ड यूज करना है, क्योंकि ये जो वर्क है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्टिंग से होता तो ऐसे दिखाया जाता लूसीफर है और बेल्जिबब ये सब गॉड के साथ रह रहे हैं किसी बात को लेकर के, या एक अपने अभिमान को देखते हुए। लूसीफर अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है, ही डजंट थिंक दैट ही फॉलोज गॉड। वो सोचता है आई एम आल्सो हैज सो मच, आई आल्सो हैव सो मच पावर एज गॉड हैज। उस वो बराबर पावर समझता है और अपना कंपैरिजन गॉड से करता है। और गॉड जब प्राथमिकता द सन ऑफ गॉड को करते हैं तो वो उसे जीलियसी रखता है उसके खिलाफ। और अब वो इसी तरीके से मतलब जीलियसी होकर के दोनों में विद्रोह हो जाता है, और गॉड से जो लूसीफर है वो विद्रोह कर देता है। ये एक स्टार्टिंग होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग क्या होती है कि सैटर्न और उसके जो साथी है वो उल्टे मुंह करके पड़े हुए हैं पाताल में, और वो लेविथियन की तरह दिखाई दे रहे हैं। मिल्टन ऐसे बताता है 9 डेज वो ऐसे ही पड़े हैं, आग जल रही है, बेड़ियों में पड़े हुए हैं। अब उनमें से एक उठता है, फिर दूसरा उठता है, बेड़ियां तोड़ देते हैं, फिर वे धीरे धीरे बैठते हैं, बात करते हैं, हम ऐसे गिर गए। मिल्टन उन सबसे वाट दो क्या हुआ, इफ फील्ड इज लॉस्ट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, जब वो कहता है सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ। और फिर इस तरीके से सबको आह्वान करता है, सब खड़े होते हैं, फिर वे वो पेंडिमोनियम बनाते हैं वहां पर, और कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, एक एक करके सब अपनी अपनी स्पीच देते हैं कि वे अब क्या करें, भगवान से बदला लेने का तरीका। तो ये वहां से स्टार्ट कर दिया वर्क। तो इपिक को स्टार्ट बीच में से कर दिया। ये क्लासिकल वे में मतलब जो ग्रीक वाले थे ऐसा करते थे, तो मिल्टन ने भी ऐसा ही कर दिया। तो ये लिखा हुआ है इपिक ट्रेडिशन यही है। इपिक को इस तरीके से उठाते हैं इन मिडासीज मींस स्टार्टिंग विद ए क्लाइमैक्स से स्टार्ट करते हैं, या फिर मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, बीच में से हम जब चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इन मिडासीज। तो ये इन मिडासीज वर्ड याद रखना। लूसीफर जीलियस ही रखता था सन ऑफ गॉड से, क्योंकि जो गॉड थे, जो फादर ऑफ गॉड है, जो गॉड फादर है, वो जो सन ऑफ गॉड है वे उसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, और इसे इसलिए जीलियसी होती थी। ये सोचता था लूसीफर कि भाई मेरे अंदर भी तो बहुत पावर है, और हकीकत में थी भी। तो इसे यही था कि भाई मुझे पूरा मौका होना चाहिए, लेकिन वो इसी चीज से मतलब उसे ज्यादा प्राथमिकता देते थे। डेथ द सन ऑफ सिन also made illegal relationship। द सन ऑफ सिन और डेथ, जो बेटा है वो डेथ है, उसकी भी एक इलीगल रिलेशनशिप, ज्यादा नहीं, बस एक बार जिक्र है इसका, इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही ध्यान रख लेना। डेथ भी एक इंडल्ज हो जाता है इलीगल रिलेशनशिप में विद हिज मदर, अपनी मदर के साथ, मतलब सिन के साथ। एक बार देखने को मिला सैटन और सिन, उसकी जो बेटी है सैटन की, दोनों में इलीगल रिलेशनशिप होती है, और फिर पैदा होता है डेथ। अब डेथ में और सिन में, उन दोनों में भी इलीगल रिलेशनशिप होती है और पैदा होता है, इसका नाम है डॉग। तो ये जितने भी नाम है, क्योंकि ये सब बुरे हैं, सबको बुराइयों से दिखाया है मिल्टन ने, तो सब ऐसे ही इलीगल तरीके से पैदा हो रहे हैं, तो वो डॉग है उसका नाम। माइकल डिफीट करता है सैटर्न को। थर्ड डे जो आता है टार्टेरियस युद्ध का, उसमें माइकल ने डिफीट कर दिया सैटर्न को। सेकंड डे में आर्टिलरी चलाई, कोई फायदा नहीं हुआ। द हेल्प ऑफ स्पेशल स्वॉर्ड, इन टार्टेरियस वॉर में स्पेशल स्वॉर्ड थी, तलवार जो थी माइकल की वो अलग ही थी बिल्कुल, और उसमें गॉड की पावर भी थी, तो उससे हराता है। गॉड सैटर्न को फेंक देता है और उसके फॉलोअर्स को हेल में, वो सब फालन एंजल बन जाते हैं, सब नीचे गिर जाते हैं। दे ऑल वर टाइड ऑन द लेक ऑफ फायर। लेक ऑफ फायर थी नीचे, फायर की लेक आपने तो कभी देखी नहीं होगी ना सुनी होगी, मतलब आग की झील, पानी की झील देखी होगी ना, वो आग की झील थी, नीचे आग थी एक झील की तरह, और वहीं पर इन्हें फेंक दिया गया था, और सब बंधे हुए थे जंजीरों से। आफ्टर सम डेज, 9 डेज तक रहे थे। ऑल फॉलन एंजल्स फ्रीड देमसेल्व्स फ्रॉम द चेन। चैन से ये 9 दिन बाद मतलब सारे के सारे अब उसे अपने एक एक दूसरे से मतलब ये निकलते हैं, बंधे हुए थे सारे के सारे बाद में। सिन अनलॉक्स, ये अलग आ गई बात। सिन जो है, जो बेटा है, सिन एंड डेथ, ये सिन बेटी है सॉरी, ये ड्यूटर है उसके सैटर्न की, और ये पहरेदार भी है एक तरीके से। 9 गेट्स थे मैंने आपको बताया था हेल के। जब सैटर्न ये बीड़ा उठा लेता है
कि भाई मुझे जाके करप्ट करना है ईडन गार्डन को, तो वो हेल से भाग करके निकलना जो चाहता है, तो गेट बंद मिलते हैं उसे। उस गेट को जो खोलती है वो बेटी है सिन, और वो अनलॉक कर देती है गेट ऑफ हेल फॉर सैटर्न के लिए। एट फर्स्ट टाइम सैटर्न टेक्स द फॉर्म ऑफ टॉड। पहली बार जब वो जाता है तो एक मेंढक का रूप धारण कर लेता है, और ब्यूटीफुल क्रिएशन देखता है गॉड की, एडम और ईव को दोनों को बात करते हुए। दे बोथ वर टुगेदर, दोनों एक साथ थे और यही बात कर रहे थे। एडम ईव से कह रहा था कि हमें ये फल नहीं खाना है, और इस बात को सुन लेता है ये जो सैटर्न था, और वो सोचता है कि मुझे अब ये फल खिला के ही छोड़ना है। बस इसी के ऊपर इनकी मैटर हो जाता है। सैटर्न कम्स इन द ड्रीम ऑफ ईव, और ईव के सपने में आता है सैटर्न। वो चला जब तो चला जाता है, लेकिन ईव के सपने में आता है और उसे ललचाता है टू टेस्ट करने के लिए द फ्रूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के इस फ्रूट को टेस्ट करने के लिए। और वो एडम से कहती है, एडम फिर उसे फटकारता है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम 7 दिन बाद जब फिर आता है सांप का रूप धारण करके सैटर्न, उस बार तो वो बिल्कुल वो उस पेड़ पे चढ़ जाता है, और सांप जब को बोलता हुआ देखती है तो वो ये कहती है कि भाई तुम में इतनी पावर कहाँ से, इतना ज्ञान कि तुम ऐसे हमारी तरह आवाज निकाल लेते हो। तब वो कहता है मैंने ये फल खाया है, और तुम जितनी तुम सुंदर हो, तुम और खूबसूरत हो जाओगे, ऐसे उसे ललचाता है और वो खा लेती है। तो सैटर्न कम्स इन ड्रीम ऑफ ईव, के सपने में आता है, उसे ललचाता है कि तुम उसे खा लो। व्हेन ईव आस्क दिस थिंग टू, एडम से पूछती है कि भाई, मैं सपने की बात बताती है और उससे कहती है कि भाई मुझे इस तरीके से इसे खाने के लिए, तो वो मना, सी इज रिजेक्टेड टू डू इट, उसे मना कर दिया जाता है ऐसा करने के लिए, लेकिन बाद में नहीं मानती। जब गॉड को ये महसूस हो जाता है कि ईव के मन थोड़ा सा परेशान हो रहा है और सैटर्न आया है एक बार, तो अब गॉड राफेल को भेजते हैं कि जाओ इन दोनों को समझा के आओ, ये गलती ना कर दे। राफेल उन दोनों को वार्न करता है कि अवॉइड टू, तुम्हें दूर रहना है सैटर्न की बातों से। सैटर्न अगर तुम्हारे पास आता है तो उसकी बातों में नहीं आना है। ये बात वार्न करने के लिए राफेल आता है ऊपर से, उन दोनों को समझाता है। नेक्स्ट टाइम सैटर्न टेक्स द फॉर्म ऑफ सरपेंट, अब वो फिर 7 दिन बाद आता है, सांप का रूप धारण करता है। फाइंडिंग, पाता है ईव को एलोन, अकेला पाता है। ही परस्यूडेड हर, वो उसे फिर परस्यूड करना होता है, किसी को मना लेना, इजीली मना लेता है टेस्ट करने के लिए फ्रूट ऑफ नॉलेज, कि तुम इसे खाओ, देखो तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही ज्ञान आ जाएगा जैसे मेरे अंदर है। सैटर्न एंड बेल्जिबब वर टाइड ऑन द लेक ऑफ फायर, पे तो ये सारे बंधे हुए थे वहां पर। आगे पीछे क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी। आफ्टर द डिफीट ऑफ रेबल एंजल्स, की डिफीट के बाद में द पोयम पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट। तो पोयम कब स्टार्ट होती है? जब वो युद्ध में हार जाते हैं और नीचे फेंक दिए जाते हैं, तब ये पोयम, ये इपिक स्टार्ट होता है मिल्टन का। ई फाइनली एट द एप्पल इन बुक 9। अब आप यहां लगा लो कि जो मैंने आपको कहानी बताई है, 9th बुक में जाकर ईव उसे खाती है, और 11 और 12 जो लास्ट में जो बुक है ना, उसमें वो माइकल जब इन्हें फेंकने बाहर आता है तो वो कहानी फ्यूचर की बात बताता है। अब ऐसे होगा, एक फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी जो सब कुछ बहा के ले जाएगी, केवल कुछ व्यक्ति रह जाएंगे, वो नाव से जाएंगे, वो सारी कहानी फिर मतलब आगे क्या होने वाला भविष्य में, ये वाली बात माइकल बताता है। और ये दोनों हाथ में हाथ डाल के स्वर्ग से, मतलब उससे जो ईडन गार्डन है पृथ्वी की तरफ को चले जाते हैं, वहां पर जाके ये पैराडाइज लॉस्ट खत्म होती है। फिर पैराडाइज रिगेन चलेगा, इसका सीक्वल नेक्स्ट पार्ट। तो ईव जो है, अब आप यहां लगाओ ना, 9th वाला जो बुक है वहां जाकर के फल खाया जाता है, तो फल खाने में देखो नो बुक, बात नो बुक में लगा। तो ईव फाइनली एट द एप्पल इन बुक 9th। लाइन भी दे दी 780 से 784, ये लाइन इसलिए दे दी कि पैराडाइज लोस्ट का जो मुख्य जो बिंदु है, वही फल खाना जो था, वो कौन सी लाइन में था। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी, लेकिन पूछ सकते हैं, आप इस लाइन को भी याद रख लेना। बोथ, दोनों के दोनों, ये सिन एंड डेथ जो सैटर्न के बेटे हैं, ये गार्ड का काम करते हैं, गेट हेल के गेट पे ये गार्ड बने हुए हैं दोनों के दोनों, कि यहाँ पर देखभाल करते हैं उसकी। सैटर्न और उसकी जो टीम है, मतलब जितने भी फॉलन एंजल है वो टीम है, यूज्ड गोल्ड, वे गोल्ड यूज करते हैं, मिनरल्स जितने भी खनिज पदार्थ निकलते हैं ना वहां पे पाताल में से, वो सारे, और उन सब से बनाते हैं, वहीं ईंट पत्थर से नहीं बनाते, इनसे बनाते हैं, सिटी बनाते हैं पेंडिमोनियम। इसका मतलब
जो नर्क है उसका जो वो कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाता है वो इन मिनरल्स का बनाया जाता है। सैटर्न और उसके जो फॉलन एंजल्स है हैड बीन लेइंग इन द फ्लेम्स ऑफ फायरी लेक, वो फायर वाली जो लेक थी ना वहां पर पड़े रहते हैं फॉर 9 days एंड नाइट्स। 9 दिन और रात तक वे वहां पड़े रहते हैं। उसके बाद फिर उन्हें अपनी बेड़ियों को खोलते हैं, तब वे बातें करते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाते हैं, फिर स्पीच देते हैं, फिर बेल्जियम की बात को सब मानते हैं, फिर सैटर्न वहां से निकलता है, फिर वो यूरियल से और गैब्रियल से होता हुआ, मतलब यूरियल से गेट ईडन गार्डन जाता है, फिर वो उन्हें बहकाता है, फिर 7 दिन बाद फिर आता है, फिर उन्हें ईव को ललचाता है, बहकाता है, और ईव खा लेती है उस फल को, और 9 बुक खत्म हो जाती है यहाँ पर। और बाद में माइकल आता है, उन्हें निकालता है, फिर उन्हें उस कहानी को बताता है, तो 12 बुक खत्म हो जाती है। तो सैटर्न एंड हिज फॉलन एंजल्स हैड बीन लेइंग, वो 9 दिन रात तक। माइकल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक्स 11th एंड 12th। अब फ्यूचर के बारे में जब उन्हें लेके चलता है ना एडम और ईव को कि चलो भाई निकलो, तो जब उन्हें निकाल के चलता है तब उन्हें बताता है देखो भविष्य में ऐसे ऐसे होगा। तो वो जो उन्हें कहानी बताता है आगे की, वो 11th और 12th बुक में बताता है लास्ट ऐसे होता है। और लास्ट में दोनों के दोनों हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लेके निकल जाते हैं। माइकल शो करता है एडम को हिज फ्यूचर, उसका फ्यूचर दिखाता है। ही एक्सपेल्ड एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज, से निकाल देता है उसे। फ्यूचर में क्या दिखाता है देखो, आगे जो मेल पर्सन है वे सब ऐसे बस खाने कमाने में लगे हुए होंगे, ऐसा टाइम आएगा एक। और ईव को वे बच्चे को जन्म देने में लगी रहेंगी जो महिला है। बेल्जिबब सैटर्न का सेकंड इन कमांड है। बेल्जियो जैसे द सन ऑफ गॉड, गॉड का सेकंड इन कमांड है, ऐसे ही बेल्जिबल सैटर्न का सेकंड इन कमांड होता है। ये ही सेकंड है, मतलब फर्स्ट अगर सैटर्न है तो ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड इन कमांड। एंड सन ऑफ गॉड इज गॉड सेकंड इन कमांड। सेकंड इन कमांड उसे कहते हैं जो दूसरे नंबर पे आता है। अब दूसरे नंबर पे पहले पे तो मैं हूं, जैसे सपोज करो तो मेरा सेकंड इन कमांड जो मेरे बाद आए, तो ऐसी बेल्जिबब सैटर्न का है, राइट हैंड कह सकते हो आप इसे। और सन ऑफ गॉड गॉड का है। When Eve first becomes conscious, she looks at her reflection in a stream। जब ईव फल खा लेती है तो वो अपने प्रति कॉन्शियस हो जाती है, सचेत हो जाती है। अब वो अपने आप अपना रिफ्लेक्शन देखती है पानी के अंदर, चेहरा देखती है अपना। अब उसे वो भी विदाउट क्लॉथ है, वो भी गलत लग रहा है। अब वो अपने चेहरे में और ज्यादा सोचती है कि वो सुंदर बनना। तो ये सब चीजें भी है। और इस तरीके से मतलब ये सारी बातें मैंने जो बताई है ये सब बुक फर्स्ट से पहले है। और अब हम बुक फर्स्ट इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी जो आई है पूरी की पूरी स्टोरी, वो मैंने सारी बातें वे बताई है जो पीछे चली है। मतलब युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताया है, वो फ्लैशबैक में फिर वो बीच में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने शुरू में ही सारा बता दिया। और अब बुक फर्स्ट आएगी, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे सब पे। और कोशिश ये रहेगी कि कल आपकी शायद 6-7 बुक या 8 बुक जितनी भी है उसे कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो फिलहाल आप पैराडाइस लॉस्ट को बड़े ढंग से पढ़ना, क्योंकि इस पे से आधे क्वेश्चन यहाँ और आधे सारी जगह मिल्टन के क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको ढंग से पढ़नी है पैराडाइस लॉस्ट, इंपॉर्टेंट बुक है मिल्टन।